अध्याय 431 से 450। जैसा कि जूनियर भाई राहुल से उम्मीद थी, कुछ छोटे छोटे वाक्य ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पर्याप्त थे। ये वाकई आंखें खोलने वाला अनुभव रहा। टीचर रणविजय हंसे और उसकी चापलूसी करने लगे। अभी अभी हुई घटना के बाद राहुल के प्रति उसका रवैया पूरी तरह से बदल गया था, तिरस्कार से प्रशंसा में। आखिरकार 7 चोटियों के बीच कोई गहरी या शाश्वत नफरत नहीं थी, और वे सभी एक ही संप्रदाय के अंग थे। उनके बीच की प्रतिस्पर्धा ने संप्रदाय को और मजबूत ही किया। ये सुनकर राहुल मुस्कुराया। बड़े भाई, आप बहुत दयालुता से बात कर रहे हैं। बस एक छोटी सी बात है। हाँ, अगर यह एक छोटी सी बात है तो मुझे आश्चर्य है कि जूनियर भाई राहुल के पास मुझे कुछ सुझाव देने का समय कब होगा, टीचर निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, ये सुनकर राहुल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने उसके कान में फुसफुसाया, अगर सीनियर सिस्टर तैयार हों तो इस बातचीत के लिए कोई शांत जगह ढूंढते हैं। जब टीचर निशा ने यह सुना तो वह थोड़ा शर्मा गई। हालांकि वह मन ही मन खुश थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई। वह बस हंसी और बोली, जरूर। चूंकि छोटे भाई ने कहा है तो हम किसी और दिन मुलाकात कर लेंगे। इस समय जयवीर, जो चुप था, तनवीर की ओर चला गया। मार्शल अंकल गाओ, क्या कुछ गड़बड़ है? ये देखकर तनवीर हैरान रह गया। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। जयवीर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग करके तनवीर की वर्तमान शारीरिक स्थिति का जायजा लिया। तो वह सचमुच शून्य क्षेत्र में पहुंच गया था। जयवीर बड़ी मुश्किल से मुड़ा और दूर चला गया। उसकी पुतलियां स्तब्ध थीं। फिर उसने जहुगे, युयुए और खुशी को गौर से देखा। वीर सिंह के शिष्य के रूप में तनवीर ने केवल कुछ समय के लिए राहुल के मार्गदर्शन को सुना था और एक बोध का अनुभव करने में कामयाब रहे। उस स्थिति में राहुल के 2 शिष्य के स्तर तक पहुंच गए थे। वह राहुल के साथ हुई शर्त को कभी नहीं भूला था। उसका मन उलझन में था और वह बस जांच करना चाहता था। हालांकि 7 चोटियों की प्रतियोगिता नजदीक आ रही थी, इसलिए सबके सामने उनके साधना स्तर की जांच करना बिल्कुल अनुचित था। घटना समाप्त होने के बाद सभी लोग तितर बितर हो गए। हालांकि तनवीर की शून्य क्षेत्र में सफलता से प्रभावित होकर महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के सभी साधक पागलों की तरह साधना करना शुरू कर देंगे। वीर सिंह ने सभी को देखा और फिर राहुल से कहा, आज आपने जो किया उसने वास्तव में मेरी आंखें खोल दी हैं। सिर्फ कुछ ही शब्दों से मेरे शिष्य को एक दिव्य अनुभूति हुई। ये कनिष्ठ भाई राहुल की अपनी बोध क्षमता और साधना स्तर के बारे में बहुत कुछ कहता है। उसके आसपास के लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। वरिष्ठ भाई वीर सिंह बहुत दयालु हैं। मैं अभी भी एक सच्चा विशेषज्ञ बनने से बहुत दूर हूं, राहुल ने हल्के से कहा। जब जयवीर ने यह देखा तो उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। ये तो बस एक संयोग था। मार्शल नेफ्यू हुआ की प्रतिभा उत्कृष्ट है, इसलिए यह उम्मीद की जा सकती थी कि किसी समय उन्हें कोई अद्भुत अनुभूति होगी। आप सही समय पर सही जगह पर थे। राहुल ये सुनकर हंस पड़ा। उसे जयवीर की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस वक्त राहुल के दिमाग में अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठा था। डिंग! चूंकि मेजबान ने महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के एक साधक को एपिफेनी प्राप्त करने में मदद की है, मेजबान को एक यादृच्छिक 100x क्रिटिकल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बधाई हो, मेजबान को एपिफेनी अनुभव का अवसर प्राप्त हुआ है। इस एपिफेनी के दौरान मेजबान को मिलने वाले लाभ तनवीर को मिले लाभों से 100 गुना अधिक होंगे। ये प्रणाली वाकई कमाल की थी। इसने उसे एक अद्भुत अनुभव के लिए पुरस्कृत भी किया। राहुल ने मुस्कुराते हुए जयवीर की ओर देखा। वरिष्ठ भाई जयवीर, आप सही कह रहे हैं। 100 साल में भी एक बार भी ऐसा अवसर मिलना मुश्किल है। इसे स्वर्ग की कृपा ही कहा जा सकता है। ऐसा मेरे कारण नहीं हो सकता। यह अच्छी बात है कि जूनियर भाई राहुल इसे समझते हैं। मैं आपको बस एक छोटी सी याद दिला रहा हूं ताकि आप घमंडी न बने। जमीन से जुड़े रहना बेहतर है। ओह, क्या होगा अगर मैं तुरंत ही आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश कर जाऊं? राहुल ने उदासीनता से पूछा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वीर सिंह, जो जाने ही वाला था, अचानक मुड़ा। सबकी नजरें एक साथ राहुल पर पड़ीं और दृश्य अचानक शांत हो गया। हर कोई जानता था कि क्लाउड स्काई पीक और हिडन स्वॉर्ड पीक के बीच कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे थे, विशेष रूप से दोनों प्रमुखों के बीच संबंध। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त दोनों फिर से लड़ेंगे। लग रहा था कि अब कोई तमाशा देखने को मिलेगा। जूनियर भाई राहुल, आप जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन जब तक वह वास्तव में न हो जाए इसका कोई मतलब नहीं है, जयवीर ने ठंडे स्वर में कहा। क्या आपको सचमुच लगता है कि एपिफेनी अनुभव का अवसर प्राप्त करना इतना आसान है? अधिकांश साधक अपने पूरे जीवन में इसका अनुभव नहीं कर पाते। जयवीर की आंखें उपहास से भरी थीं, क्योंकि उन्हें सचमुच लगा कि राहुल के शब्द हास्यास्पद थे। सभी प्रमुख लोग सैकड़ों या हजारों वर्षों से खेती कर रहे थे ताकि वे अपने वर्तमान स्तर तक पहुंच सकें। हर कोई तनवीर जितना भाग्यशाली नहीं हो सकता। राहुल के शब्दों ने न केवल जयवीर को हंसाया, बल्कि उसके बगल में खड़े अन्य प्रमुखों ने भी यह सोचकर अपना सिर हिलाया कि राहुल शेखी बघार रहा है। दूसरी ओर राहुल मुस्कुराया। उसे सबसे अच्छा तब लगता था जब वह लोगों को उनके मुंह पर ही गलत साबित कर पाता था। उसके बाद राहुल ने अपनी पीठ को तान लिया और धीरे धीरे आंगन से बाहर चला गया। अगले ही क्षण अचानक ऊर्जा का एक उभार फूट पड़ा तथा आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा संघनित होकर उसके चारों ओर एकत्रित होने लगी। क्या हो रहा है? जब सभी ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें अविश्वास से भर आईं।
क्लाउड स्काई शिखर के ऊपर एक भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर बना जो तनवीर की तुलना में 100 गुना अधिक शक्तिशाली था। क्या ये एक बोध नहीं है? जब वीर सिंह ने ये देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। हर कोई अचंभित था, विशेष रूप से जयवीर, जिसकी अभिव्यक्ति लगातार विकृत और बदल रही थी। नहीं, यह असंभव है। वह आत्मज्ञान की अवस्था में कैसे पहुंच सकता है? ... ऐसा क्यों लगता है कि उसकी अंतर्दृष्टि तनवीर से भी कहीं अधिक है? वे इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, लेकिन सच्चाई उनकी आंखों के सामने थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, आध्यात्मिक ऊर्जा का भंवर और अधिक अशांत होता गया और क्लाउड स्काई शिखर के ऊपर का आकाश अंधकार में हो गया तथा बादलों में बैंगनी बिजली चमकने लगी। जब टीचर निशा ने यह दृश्य देखा तो वह हकलाते हुए बोली, इस आदमी ने यह कैसे किया? राहुल अधिकाधिक अथाह होता जा रहा था। तान्या बगल से केवल आश्चर्यचकित हो सकते थे। जैसा कि मार्शल अंकल ये से उम्मीद थी, उन्होंने वास्तव में स्वेच्छा से एक दिव्य दृष्टि की शुरुआत की। ऐसी राक्षसी प्रतिभा को अभूतपूर्व और अद्वितीय कहा जा सकता है। यह अविश्वसनीय है। वीर सिंह का शरीर बेकाबू होकर कांप उठा। उसने सोचा था कि राहुल की बातें जयवीर को गुस्सा दिलाने के लिए बस एक मजाक थीं। ये बात सच कैसे निकली? जाहिर है, सबसे ज्यादा हैरान जयवीर था, जिसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया उलट गई हो। नहीं, ये बिल्कुल असंभव है। कोई अपनी आत्मज्ञान की शुरुआत कैसे कर सकता है? ये आदमी जरूर नाटक कर रहा है। इसके पीछे जरूर कोई चाल होगी। बस तू इंतजार कर, जैसे ही मुझे पता चलेगा कि क्या है, मैं तेरे धोखेबाज होने का पर्दाफाश कर दूंगा। जयवीर हस्तक्षेप करने और राहुल को बेनकाब करने की कोशिश करने ही वाला था कि अचानक आसमान में बिजली कौंधी और पास में ही फट गई। धमाका! प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें एक रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ के हमले की शक्ति निहित थी। जब जयवीर ने यह देखा तो वह जल्दी से कई कदम पीछे हट गया। कितनी शक्तिशाली बिजली है! ये देखकर सभी के चेहरे पर भाव बदल गए। आकाश से बरस रहा आध्यात्मिक दबाव विशाल और शक्तिशाली था और वहां मौजूद लोगों को दबा रहा था। ये तनवीर के आत्मज्ञान से बिल्कुल अलग था। आखिरकार राहुल एक उच्च स्तरीय प्रारंभिक चरण का रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ था। उसे जो बोध हो रहा था वह कहीं अधिक शक्तिशाली स्वर्गीय घटनाओं का कारण बन सकता था। हे भगवान, क्या क्लाउड स्काई पीक के सभी लोग इतने राक्षसी हैं? ये तो बिल्कुल बेतुका है। क्या मार्शल अंकल हुए थोड़े ज्यादा डरावने नहीं हैं? क्या ये प्रभुत्व का सही प्रदर्शन नहीं है? मुझे लगा कि चीफ राहुल बस शेखी बघार रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हर कोई आकाश में हो रही इस भयावह घटना को आश्चर्य और विस्मय से देख रहा था। भंवर में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा समय के साथ बढ़ती रही जब तक कि यह एक भयानक स्तर तक नहीं पहुंच गई। भंवर के केंद्र में राहुल की आंखें बंद थीं। स्पष्ट रूप से महान दाव का एक चमकदार स्वर्ण कमल राहुल के सिर के ऊपर खिल गया, जो आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित कर रहा था। जब वीर सिंह ने महान दाव के स्वर्ण कमल को देखा तो वह अचंभित रह गया। एक दाव शरीर। जब सरदारों ने उसके हाव भाव देखे तो उन्होंने राहुल की ओर देखा और फिर एक दूसरे की ओर। उनके चेहरों पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि जयवीर, जिसने अभी अभी राहुल पर संदेह किया था, जब उसने ये दृश्य देखा तो उसे पूरी निराशा हुई। आखिर इस आदमी को दाव शरीर कैसे मिला? चीफ रघुवीर ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? मुझे अंततः समझ में आ गया कि क्यों राहुल को चीफ रघुवीर का शिष्य बनने और क्लाउड स्काई शिखर का उत्तराधिकारी बनाने के लिए चुना गया था। भीड़ में चर्चाओं का बाजार गर्म था, क्योंकि हर किसी ने इस अविश्वसनीय दृश्य को अपनी आंखों से देखा था। सौभाग्य से दाव शरीर का स्वामी महान वन्य दिव्य संप्रदाय का साधक था। अब अचानक आए इस बात का मतलब समझ में आया। आखिरकार दाव शरीर ने उसे ज्यादा समझने की क्षमता दी थी। उस क्षण आकाश में आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर अचानक एक चमकदार सुनहरे दिव्य ड्रैगन में बदल गया, जो राहुल की ओर बढ़ गया। गर्जन! सुनहरे दिव्य ड्रैगन पर हर शल्क तेज रोशनी से चमक रहा था। ये शल्क आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा से संघनित होकर एक झटके में राहुल के शरीर में समा गए थे। राहुल का चेहरा दर्द से विकृत हो गया, लेकिन उसने जल्दी से अराजकता हृदय तकनीक को प्रसारित किया और बढ़ती आध्यात्मिक ऊर्जा को दबाने के लिए अपने रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र साधना का उपयोग किया। जब से वह रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में पहुंचा था, तब से वह अपनी साधना की नींव को मजबूत कर रहा था। इस प्रकार उसकी साधना का स्तर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा था। हालांकि आज ये सब बदलना तय था, क्योंकि उसके शरीर में अपार आध्यात्मिक ऊर्जा भर गई थी। राहुल को अपनी साधना की बाधा भी ढीली होती हुई महसूस हुई। ऐसा होते हुए किसी की सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई और वे भंवर में राहुल की आकृति को घूरते रहे। इनमें जयवीर भी शामिल था। हालांकि वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, लेकिन सच्चाई उसके सामने थी। राहुल ने जो प्रतिभा और शक्ति दिखाई थी वह अद्वितीय थी और इसने उसके आत्मविश्वास को गहरा धक्का पहुंचाया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह राहुल के प्रति वीर सिंह के रवैये में स्पष्ट बदलाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय में उसकी प्रतिष्ठा भी खतरे में थी। हालांकि वह ऐसा होते देखना नहीं चाहता था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ भी था। कुछ महीने पहले जयवीर को अब भी पूरा भरोसा था कि सब कुछ उसकी मुट्ठी में है। उसे लगता था कि महान वन्य क्षेत्र का दिव्य संप्रदाय उसके नियंत्रण में है और राहुल बस एक बेकार कूड़ा कचरा है।
हालांकि राहुल ने उसे पकड़ लिया था और अब उससे आगे निकल गया था। क्या हिडन स्वॉर्ड पीक और क्लाउड स्काई पीक का भाग्य बदलना असंभव था? जयवीर का दिल जटिल भावनाओं से भर गया। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि राहुल ने खुद को इतनी गहराई से छिपा लिया होगा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बिना किसी दिव्य अस्थि के एक कूड़े के टुकड़े के पास दाव शरीर होगा और वह 100 साल तक महान वन दिव्य संप्रदाय में छिपा रहेगा। आखिरकार पिछले 100 वर्षों में राहुल को चाहे कितना भी अपमान सहना पड़ा हो, उसने कभी भी उसका बदला नहीं लिया था। यह अपने आप में एक भयावह उपलब्धि थी। यदि उसने अपना दाव शरीर प्रकट कर दिया होता तो महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय अपनी सभी साधना संसाधनों को उसमें डालने में संकोच नहीं करता। फिर भी इस व्यक्ति ने इसे छुपाना चुना। अचानक वीर सिंह को समझ आ गया, प्रतिभाशाली लोगों का गिरना आसान होता है। पूरी ताकत हासिल करने से पहले अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना सिर्फ तबाही ही लाएगा और निशाना भी बनेगा। सबसे अच्छा तरीका यह था कि कम प्रोफाइल रखें और ताकत इकट्ठा करें। इस समय आध्यात्मिक ऊर्जा के भंवर में राहुल की आंखें कसकर बंद थीं। अराजकता हृदय तकनीक लगातार प्रसारित हो रही थी। तभी अचानक उसकी आंखें खुल गईं और उसकी पुतलियों की गहराई में एक तेज दिव्य प्रकाश चमक उठा, जिसके बाद वहां उपस्थित सभी लोगों की ओर एक भयावह आभा फैल गई। अच्छा नहीं, जल्दी करो और यह जगह छोड़ दो। टीचर निशा ने यह देखा और तान्या के साथ जल्दी से पीछे हट गया। राहुल एक रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ था। उससे कमजोर लोग इस आभा से घायल हो जाते थे या मारे भी जा सकते थे। सौभाग्य से वीर सिंह रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र के शिखर पर था। उसकी आस्तीन के एक झटके से एक प्राचीन पत्थर का शिवालय अचानक प्रकट हुआ और राहुल को घेर लिया। इसने राहुल से निकलने वाली आभा को दबा दिया। इस विशाल शक्ति को अवशोषित करने के बाद राहुल की साधना फिर से टूट गई और रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच गई। जैसे जैसे किसी का साधना क्षेत्र बढ़ता जाएगा, उसे पार करने की कठिनाई भी बढ़ती जाएगी। इसलिए भले ही राहुल ने एपिफेनी से तनवीर की तुलना में 100 गुना अधिक लाभ प्राप्त किया हो, वह केवल एक मामूली क्षेत्र तक ही अपनी साधना में सुधार कर सका। हालांकि ये पहले से ही एक महत्वपूर्ण ताकत वृद्धि थी। सफलता के बाद राहुल की आंखें चमक उठीं और उसका पूरा शरीर हवा में उड़ गया। उसके चारों ओर एक रहस्यमयी आभा फैल गई और राहुल ने असीम हथेली तकनीक को सक्रिय कर दिया। यद्यपि उसे प्रणाली की सहायता प्राप्त थी, राहुल ने मूल रूप से तकनीक के मूल को समझ लिया था। फिर भी वह इसमें पूरी तरह से महारत हासिल करने से एक कदम दूर था। वर्तमान स्थिति निस्संदेह सर्वोत्तम अवसर थी। फिर सबके देखते ही देखते राहुल ने आकाश में एक विशाल हाथ उठाया, जिससे अंतरिक्ष में लहरें पैदा हो गईं। जब सबने ये देखा तो वे हैरान रह गए। इस हथेली की तकनीक में भयानक और जबरदस्त शक्ति समाहित थी। जब ये हल्की सी लहरदार होती तो पहाड़ों और समुद्रों को चकनाचूर कर देती। ऐसा लगता था मानो दुनिया की हर चीज़ उस हथेली में समा गई हो। जब वीर सिंह ने यह देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी आंखें सदमे से भर गईं और वह कांपती हुई आवाज में बोला, यह अमर श्रेणी की दिव्य शक्ति है क्या? सभी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यहाँ तक कि महान वन्य दिव्य संप्रदाय जैसे प्राचीन संप्रदाय के पास भी अमर स्तर की दिव्य शक्ति नहीं थी। संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली दिव्य शक्ति स्वर्ग स्तर की थी और केवल संप्रदाय गुरु ही इसे विकसित करने के लिए योग्य था। फिर भी राहुल की हथेली तकनीक वास्तव में इससे आगे निकल गई थी। वरिष्ठ भाई, क्या आपको यकीन है? क्या ये सचमुच अमर स्तर की दिव्य शक्ति है? टीचर निशा की आंखें अविश्वास से भर गईं। मैं दृढ़ हूं, वीर सिंह ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं महान निर्जन तकनीक की साधना करता हूं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय दिव्य शक्तियों से परिचित हूं। हालांकि कनिष्ठ भाई राहुल ने जो अभ्यास किया है उसकी तुलना में इसमें स्पष्ट रूप से कमी है। केवल एक महान अमर श्रेणी की दिव्य शक्ति ही ऐसी गहन शक्ति प्रदर्शित कर सकती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जूनियर भाई राहुल की प्रतिभा इतनी अद्भुत होगी। उसके पास न सिर्फ दाव शरीर है बल्कि अमर स्तर की दिव्य शक्ति भी है। ऐसी दिव्य शक्तियों के लिए न केवल समझ की बल्कि प्रतिभा की भी सख्त आवश्यकताएं थीं। यहाँ तक कि वीर सिंह भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि वह इसकी खेती करने में सफल होगा। 60 मिनट बीतने के बाद राहुल रुक गया और आकाश में घूमती शक्ति धीरे धीरे विलुप्त हो गई। इस समय तक उन्होंने असीम हथेली तकनीक के सार में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। राहुल के होंठ एक सुंदर चाप में मुड़ गए। अंततः फ्लोरा तलवार तकनीक के बाद उन्हें एक और अमर श्रेणी की दिव्य शक्ति का बोध हुआ। यद्यपि इस हथेली तकनीक में फ्लोरा तलवार तकनीक की तरह भयानक शक्ति नहीं थी, फिर भी इसमें नियंत्रण और संयम की अधिक क्षमता थी। राहुल धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरा। उसके सफ़ेद कपड़े हवा में लहरा रहे थे और उसकी हर हरकत शानदार थी। हा, बधाई हो कनिष्ठ भाई राहुल, आपने एक अमर श्रेणी की दिव्य शक्ति को समझ लिया है और अपनी साधना में एक सफलता प्राप्त की है। ये सचमुच महान वन्य दिव्य संप्रदाय के लिए एक आशीर्वाद है। ऐसा लगता है कि महान वन्य दिव्य संप्रदाय के उदय की आशा है। वीर सिंह जल्दी से मुस्कुराते हुए राहुल को बधाई देने के लिए आगे बढ़ी। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि राहुल ने आज उसके लिए अनगिनत आश्चर्य लाए थे। वरिष्ठ भाई वीर सिंह बहुत दयालु हैं। मैं अभी भाग्यशाली था, राहुल ने हल्के से कहा। उन्होंने जयवीर की बदसूरत अभिव्यक्ति पर भी ध्यान दिया, जिससे उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ। इतने सारे लोगों के सामने दिखावा करने का यह एहसास सचमुच सबसे अच्छा था। ... वरिष्ठ भाई जयवीर, आपके चेहरे पर क्या भाव हैं? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है?
राहुल ने जवाब जानते हुए भी पूछा। जब जयवीर ने ये सुना तो उसका चेहरा और भी अधिक लाल हो गया। जब टीचर निशा ने ये देखा तो उसने अपनी हंसी दबा ली। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि राहुल ने जानबूझकर ऐसा कहा था। आखिरकार जयवीर ने पूरे विश्वास के साथ कहा था कि राहुल पहले आत्मज्ञान की अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकती थी। हालांकि अब वह वास्तविकता से अंधा हो चुका था। इसके अलावा ऐसा करते हुए उसे एक अमर श्रेणी की दिव्य शक्ति का भी बोध हो गया था। जब अन्य सरदारों ने ये देखा तो वे भी प्रसन्न हुए। अतीत में जयवीर अत्यधिक अभिमानी था क्योंकि वह कानून प्रवर्तन का मुखिया था और महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय में वीर सिंह के अलावा एकमात्र अन्य रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ था। इसके अलावा जयवीर के नेतृत्व में हिडन स्वॉर्ड चोटी ने कुछ हद तक बाकी सभी चोटियों को दबा दिया था, इसलिए उन्हें इस स्थिति से कोई शिकायत नहीं थी। एक अन्य रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ का होना जो जयवीर के अहंकार को दबा सकता था, स्वाभाविक रूप से एक अच्छी बात थी। जयवीर स्वाभाविक रूप से सबके चेहरे पर आए बदलाव को भांप गया। हालांकि वह गुस्से से लाल था, फिर भी वह बस तीखी नजरों से घूर ही पाया। तुम जीत गए, जयवीर ने उदास होकर यह कहा और फिर पीछे मुड़कर दुखी हालत में चला गया। वह अब एक पल भी क्लाउड स्काई पीक पर नहीं रुकना चाहता था। आज जो कुछ हुआ था वह बहुत शर्मनाक था। बड़े भाई, जल्दी मत करो, मेरी चोटी पर रास्ता बहुत फिसलन भरा है, गिर मत जाना। जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो मेरे पास आकर खेलना याद रखना। जब जयवीर, जो बाहर जा रहा था, ने ये सुना तो वह लगभग गिर पड़ा। यह आदमी सचमुच बहुत ज्यादा था। ये सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राहुल इतना व्यंग्यात्मक होगा। हालांकि वे अंदर ही अंदर खुश थे। जयवीर को हर समय इतना घमंडी रहने के लिए किसने कहा? कर्म कुछ ऐसा ही दिखता है। टीचर रणविजय सबसे अधिक संतुष्ट थे। आखिरकार राहुल से पहले लियांग दहाई ही वह व्यक्ति था जो हमेशा जयवीर के साथ संघर्ष में रहता था। इसके अलावा वह लगातार जयवीर से हारता रहा था क्योंकि उसकी साधना का स्तर कमजोर था। लियांग दहाई को अब भी हर बार ऐसा होने पर जयवीर की आत्मसंतुष्ट नजर याद आती है। हा, जूनियर भाई राहुल, अच्छा काम। लियांग दहाई जोर से हंसा और राहुल के कंधे पर थपथपाने के लिए आगे बढ़ा। अपनी खुशी बिल्कुल भी नहीं छिपा रहा था। टीचर रणविजय का व्यक्तित्व हमेशा सीधा साधा रहा। टीचर निशा भी हंसा। जूनियर भाई राहुल, आप सचमुच बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि जब सीनियर जयवीर हिडन स्वॉर्ड पीक पर लौटेंगे तो अपना गुस्सा निकालने के लिए ढेर सारी कलाकृतियां तोड़ देंगे। वो हमेशा से ही घमंडी रहे हैं। राहुल मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। तभी वीर सिंह वहां चला आया। हालांकि उसे जयवीर के लिए थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। आखिरकार जयवीर ने ही सबसे पहले राहुल को उकसाया था। इसके अलावा क्लाउड स्काई पीक और हिडन स्वॉर्ड पीक के बीच दुश्मनी हजारों सालों से चली आ रही थी। वे सब इसके आदी हो चुके थे। वरिष्ठ भाई वीर सिंह, जब प्रमुखों ने वीर सिंह को आते देखा तो उन्होंने तुरंत सम्मानपूर्वक झुककर चर्चा रोक दी। अब जब बात खत्म हो गई है तो तुम सब चले जाओ। 7 पीक्स प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, इसलिए सबको तैयार रहना चाहिए। हाँ, संप्रदाय गुरु, सभी ने एक साथ कहा और फिर चले गए। जाने से पहले वीर सिंह ने राहुल को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। उसकी आंखें संतुष्टि से भरी थीं। इससे पहले वह इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित था कि रघुवीर के चले जाने के बाद क्लाउड स्काई शिखर बच पाएगा या नहीं। वे चिंताएं अब गायब हो गई थीं। जूनियर भाई राहुल, मैं पहले जाऊंगा। आपका क्लाउड स्काई शिखर भी प्रतियोगिता के लिए तैयार होना चाहिए। वीर सिंह ने राहुल के कंधे को थपथपाया और फिर चला गया। जल्द ही बादल आकाश शिखर फिर से शांत हो गया। केवल राहुल, उसके शिष्य टीचर निशा, लितान्या और तनवीर ही बचे थे। ये देखकर कि सभी लोग चले गए हैं, टीचर निशा ने अनिच्छा से अपना चेहरा दिखाया। जूनियर भाई राहुल, मैं भी वापस जा रहा हूँ। 7 पीक्स प्रतियोगिता वाले दिन आपसे मिलूंगा। हम भविष्य में अगर सीनियर सिस्टर फ्री हों तो आप आकर उनसे मिल सकती हैं, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। टीचर निशा ने मन ही मनाह भरी। क्या यह आदमी उसे रुकने के लिए नहीं कहेगा? तान्या, चलो बस चलें। टीचर निशा ने निराशा के भाव से राहुल की ओर देखा और फिर तान्या के साथ चली गई। उन दोनों के चले जाने के बाद तनवीर क्लाउड स्काई शिखर पर एकमात्र बाहरी व्यक्ति बचा था। मार्शल भतीजे हुआ, क्या तुम यहीं रुकने की योजना बना रहे हो? क्लाउड स्काई पीक पर तुम्हारे लिए खाने का एक अतिरिक्त हिस्सा भी नहीं है। राहुल ने तनवीर को देखा और मन ही मन सोचा, क्या ये बच्चा क्लाउड स्काई शिखर पर रहने वाला था? तनवीर धीरे से मुस्कुराया। मार्शल अंकल, मैंने अभी तक आपके मार्गदर्शन के लिए आपका धन्यवाद नहीं किया है। अगर ऐसा न होता तो मैं इतनी आसानी से सफलता हासिल नहीं कर पाता। ये तो बस एक छोटी सी बात है। राहुल ने उदासीनता से सिर हिलाया। हालांकि राहुल तनवीर से और भी अधिक संतुष्ट हो गया। ये बच्चा काफी अच्छा इंसान था। कम से कम इतने सालों में उसने क्लाउड स्काई पीक की अच्छी देखभाल तो की थी। जब सब उसे नीची नजरों से देखते थे तब भी हुआ रुफेंग अपने शिष्टाचार नहीं भूला और राहुल का सम्मान करता रहा। ठीक है, इस मामले में खुद को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे संप्रदाय के सबसे वरिष्ठ शिष्य होने के नाते ऐसी कई चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको पहले वापस जाना चाहिए, राहुल ने हाथ हिलाते हुए कहा। ठीक है, तो मैं पहले विदा लेता हूँ मार्शल अंकल।
हुआ रूफेंग ने सम्मान के साथ राहुल को प्रणाम किया। राहुल ने सिर हिलाया। तनवीर के जाने के बाद क्लाउड स्काई शिखर अपनी सामान्य शांतिपूर्ण स्थिति में लौट आया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हालांकि राहुल अच्छी तरह से जानता था कि उसकी अचानक सफलता और अमर स्तर की दिव्य शक्ति की साधना की खबर निश्चित रूप से पूरे संप्रदाय में फैल जाएगी। बेशक वह इससे परेशान नहीं था। सबके चले जाने के बाद सुप्रिया और खुशी वहां आए। खुशी ने हिडन स्वॉर्ड पीक की ओर देखते हुए कहा, गुरुजी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मार्शल अंकल गांव हमारे क्लाउड स्काई पीक को निशाना बना रहे हैं। क्या हमारे पीक के बीच कोई मनमुटाव है? एक नवागंतुक होने के नाते खुशी स्वाभाविक रूप से इस बात से अनजान थी। फिर भी वह जयवीर के कार्यों और शब्दों में द्वेष को भांप सकती थी। ये सुनकर राहुल मुस्कुराया। बहुत समय पहले क्लाउड स्काई पीक और हिडन स्वॉर्ड पीक के सरदारों के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। हालांकि हर पीढ़ी में हिडन स्वॉर्ड पीक हमारे क्लाउड स्काई पीक से कुचल दिया जाता था। यही कारण है कि जयवीर हमें अपना नंबर 1 दुश्मन मानता है। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। जब मेरे गुरु रघुवीर जीवित थे तो उन्होंने ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि मेरे गुरु के निधन के बाद क्लाउड स्काई पीक का आकार घट गया, इसलिए पिछले लगभग 100 वर्षों से वे क्लाउड स्काई पीक को दबा रहे हैं। दरअसल उसका लक्ष्य बहुत सरल है। वह बस क्लाउड स्काई पीक द्वारा हिडन स्वॉर्ड पीक के दमन का बदसूरत रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है और यह साबित करना चाहता है कि हिडन स्वॉर्ड पीक ग्रेट वाइल्डनेस डिवाइन संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली पीक है। जब खुशी ने यह सुना तो उसे एहसास हुआ। उसे लगा कि यह एक जरूरी बात है, खासकर 7 पीक्स प्रतियोगिता के लिए। उसे थोड़ा दबाव महसूस हुआ। राहुल ने अभी जो कहा था उसके अनुसार क्लाउड स्काई पीक के प्रमुख हिडन स्वॉर्ड पीक के प्रमुखों से कभी नहीं हारे थे, इसलिए उस पर भी उन्हीं उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव था। इसलिए तुम दोनों लड़कियों को कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर तुम दूसरों से हार भी जाओ तो भी हिडन स्वॉर्ड पीक के शिष्य तुम्हें हरा नहीं सकते, वरना जयवीर शायद हमेशा इसी बात पर अड़ा रहेगा, राहुल ने कहा। बेशक ये शब्द उसने दोनों लड़कियों को डराने के लिए कहे थे। उसके और अद्भुत प्रणाली के साथ वे हिडन स्वॉर्ड पीक से कैसे हार सकते थे? चिंता मत करो गुरुजी, हम अपनी साधना में कड़ी मेहनत करेंगे और मेघ आकाश शिखर को शर्मिंदा नहीं करेंगे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा। अब उनके पास दिव्य शक्तियां और दिव्य हड्डियां थीं। जब तक वे प्रशिक्षण लेते रहे और अपनी साधना की नींव को स्थिर करते रहे, वे और भी मजबूत होते गए और प्रतियोगिता के लिए और भी तैयार होते गए। राहुल के अनुमान के अनुसार खुशी संभवतः 7 चोटियों की प्रतियोगिता से पहले दिव्य रहस्यवादी क्षेत्र के 9वें चरण तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा ये सिर्फ एक रूढ़िवादी अनुमान था। यदि वह और अधिक मेहनत करे तो वह भौतिकता के क्षेत्र तक भी पहुंच सकती है। आखिर वह कीमती हड्डी जो इस छोटी बच्ची ने सोख ली थी, किसी प्राचीन राक्षस के स्वर्गीय वंशज द्वारा छोड़ी गई थी। उसमें अपार आध्यात्मिक ऊर्जा थी। जहां तक सुप्रिया का प्रश्न है, उसने पहले ही भौतिकीकरण क्षेत्र के दूसरे स्तर पर अपनी साधना का स्तर स्थिर कर लिया था। अब जबकि उसकी एक छोटी बहन थी, वह अपनी साधना में और भी अधिक परिश्रम कर रही थी और भौतिकीकरण क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंचने के कगार पर थी। अल्पविराम। छिपी तलवार चोटी। जिस क्षण जयवीर अपने निवास पर लौटा, वह क्रोध से भड़क उठा और अपने सामने रखी सफेद जैड मेज को अपनी मुट्ठी से तोड़ दिया। घृणित, अत्यंत कठोर सफेद जैड की मेज तुरंत धूल में बदल गई। जब निवास की रखवाली कर रहे शिष्यों ने ये शोर सुना तो वे इतने भयभीत हो गए कि उनके शरीर कांपने लगे। चीफ, जयवीर को इतना गुस्सा क्यों आया? ठीक इसी समय जयवीर के 2 शिष्य वहां से गुजरे और उन्होंने जयवीर की दहाड़ सुनी। वे चौंक कर उछल पड़े। वरिष्ठ भाई चेन, किसने गुरु को उकसाया? वे इतने क्रोधित क्यों हैं? जब जियो फैंग ने अंदर से आती दहाड़ें सुनी तो वह कांप उठा। जहां तक मुझे पता है, पूरे महान निर्जन दिव्य संप्रदाय में एकमात्र व्यक्ति जो शिक्षक को इतना क्रोधित कर सकता है वह मार्शल अंकल राहुल है, जो क्लाउड स्काई शिखर का प्रमुख है, चेन रुक्सुआन ने कहा। सबसे हॉट कौन है? सबसे सेक्सी, टू हॉट टू हैंडल स्टॉर्स। क्या क्लाउड स्काई चोटी वाला वो बेकार सरदार? जियो फैंग दंग रह गया। चुप, आगे से ऐसी बातें मत कहना। चेन रुक्सुआन ने जल्दी से जियो फैंग को घूरा। मार्शल अंकल राहुल कोई बेकार इंसान नहीं है। आप इतने समय से एकांत में साधना कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि आपने बाहरी दुनिया में मार्शल अंकल ये के कारनामों के बारे में न सुना हो। ओह, जियो फैंग की दिलचस्पी बढ़ गई और उसने जल्दी से पूछा कि क्या हुआ था। पूरी कहानी सुनने के बाद वह अवाक रह गया। हे भगवान, क्या मार्शल अंकल ये इतने शक्तिशाली हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि उनके वापस आने के बाद से टीचर का चेहरा इतना बदसूरत हो गया है। जैसे ही वे दोनों गर्मागर्म बहस में लगे थे, एक ठंडी आवाज गूंजी। तुम लोग क्या कर रहे हो? वे दोनों चौंक गए और ऊपर देखने लगे। गोपाल की आकृति अचानक उनकी दृष्टि के क्षेत्र में प्रकट हुई। वरिष्ठ भाई, हम बस खेती के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। गोपाल ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नज़र जयवीर पर पड़ी, जो निवास में दहाड़ रहा था। वह पूरे समय एकांतवास में रहा था और उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि पहले क्या हुआ था। वह इस बात से भी हैरान था कि उसके पिता इतने गुस्से में क्यों थे। अगर ऐसी बात है तो जल्दी करो और खेती करने जाओ। गोपाल ने दोनों साधकों को उदासीनता से देखा। हाँ, उन दोनों ने जल्दी से सिर हिलाया और चले गए।
पिताजी, गोपाल ने निवास में प्रवेश करते ही सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। जब जयवीर ने देखा कि जो व्यक्ति अंदर आया है वह उसका प्रिय पुत्र है तो उसने तुरंत अपने दिल का गुस्सा दबा लिया। त्यान्यू, तुम अपनी एकांत साधना से कब बाहर निकले? अभी कुछ ही देर पहले। पिताजी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? गोपाल ने पूछा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जयवीर ने असहाय होकर आह भरी। पूरे महान वन्य दिव्य संप्रदाय में क्लाउड स्काई शिखर पर उस आदमी के अलावा और कौन मुझे क्रोधित कर सकता है? गोपाल ने आंखें सिकोड़ लीं, बादल आकाश फिर से शिखर पर। फिर जयवीर ने गोपाल को वह सब कुछ बताया जो पहले हुआ था। जब गोपाल ने ये सुना तो वह क्रोधित हो गया और उसकी निगाहें ठंडी हो गईं। ये राहुल सच में बहुत बदमाश है। पापा, चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। चूंकि क्लाउड स्काई पीक ने हिडन स्वॉर्ड पीक का इस तरह अपमान करने का साहस किया है, इसलिए मैं 7 पीक्स प्रतियोगिता के दौरान निश्चित रूप से बदला लूंगा। राहुल खुद शक्तिशाली है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके शिष्यों ने तो अभी हाल ही में साधना शुरू की है। उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि वे प्रारंभिक अभ्यास में मुझसे न मिलें, वरना क्लाउड स्काई शिखर का विनाश हो जाएगा। गोपाल की आंखें ठंडक से भर गईं। हालांकि वह घमंडी था और स्त्रियों से प्रेम करता था, फिर भी वह अपने पिता का आदर करता था। इसलिए उसे बदला लेना था और गुप्त तलवार शिखर का सम्मान पुनः प्राप्त करना था। गोपाल के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर जयवीर की आंखें चमक उठीं और उनका उदास मूड काफी हद तक गायब हो गया। बहुत बढ़िया, जैसी मेरे बेटे से उम्मीद थी। हिडन स्वॉर्ड पीक अपना सिर ऊंचा रख पाएगा या नहीं, ये सब 7 पीक्स प्रतियोगिता में आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। राहुल बहुत घमंडी है। अगर तुम प्रतियोगिता में क्लाउड स्काई पीक से हार गए तो मैं उससे कभी कुछ नहीं सुनूंगा। जयवीर की आंखें गंभीर थीं जब उसने ये कहा। उसका चेहरा भयंकर क्रोध से भरा हुआ था। ये सुनकर गोपाल ने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान बिखेरी। पिताजी, चिंता न करें, मैं भौतिकीकरण क्षेत्र के 4थे स्तर पर पहुंच चुका हूं और 5वें स्तर तक पहुंचने के कगार पर हूं। पूरे संप्रदाय में वरिष्ठ भाई हुआ के अलावा कोई भी मेरा प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक नहीं है। जब जयवीर ने ये सुना तो उसने जल्दी से गोपाल की साधना की जांच की। हा, तुम सचमुच मेरे बेटे हो। भौतिकीकरण क्षेत्र के पहले स्तर से 4थे स्तर तक पहुंचने में तुम्हें केवल 2 महीने लगे। बहुत बढ़िया। राहुल, बस प्रतियोगिता में हारने का इंतजार करो। राहुल की आसनहार के विचार से जयवीर मुस्कुराहट को रोक नहीं सका। त्यान्यू, अपने पिता के साथ आओ। प्रतियोगिता के दौरान किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति से बचने के लिए मैं तुम्हें कुछ गुप्त तकनीकें और दिव्य शक्तियां सिखाऊंगा। जयवीर फिर गोपाल को साधना कक्ष में ले आया। अन्यत्र अन्य प्रमुख भी अपने शिष्यों को प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षित करने में कड़ी मेहनत कर रहे थे, उन्हें संकेत, मार्गदर्शन दे रहे थे, साथ ही उन्हें गुप्त तकनीकें और दिव्य शक्तियां भी सिखा रहे थे। राहुल के साथ हुई घटना ने हर प्रमुख में एक चिंगारी सुलगा दी थी। जल्द ही प्रतियोगिता से पहले केवल 3 दिन शेष रह गए। संप्रदाय के भीतर का माहौल तेजी से तीव्र होता गया। क्लाउड स्काई चोटी पर बांस के जंगल में राहुल सुप्रिया का इंतजार कर रहा था, जो अभी अभी आया था। गुरुजी, आपने मुझे आज यहाँ क्यों बुलाया? सुप्रिया थोड़ा उलझन में था। बाकी सब लोग प्रतियोगिता की तैयारी में व्यस्त थे, फिर भी राहुल ने उसे इतनी सुबह बुला लिया। क्या उसे उससे कुछ कहना था? राहुल ने पास ही झील की ओर देखा, फिर लापरवाही से एक बांस की छड़ी तोड़ी और कहा, मेरे प्यारे शिष्य, मैं आज तुम्हें एक अनोखी तकनीक सिखाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राहुल ने धीरे से बांस की छड़ी उठाई। उसका पूरा अस्तित्व मानो दुनिया के साथ एक हो गया हो। ये देखकर सुप्रिया की आंखें चमक उठीं। वह राहुल की हर हरकत पर नजर गड़ाए रही। उसे डर था कि कहीं कोई भी बात छूट न जाए। इस समय राहुल के हाथ में बांस की छड़ी चमकती हुई उसके सामने झील की ओर बढ़ी। कुछ ही क्षणों बाद झील में हजारों लहरें उठने लगीं, मानो पूरी झील पर हजारों विशाल चाबुकों की मार पड़ गई हो। जब सुप्रिया ने ये देखा तो वह चौंक गई। उसके शिक्षक की तलवार का वार बहुत भयानक था। जब राहुल का काम पूरा हो गया तो उसने धीरे से बांस की छड़ी को नीचे किया और कहा, इस चाल को स्वर्गीय वार कहते हैं। यह एक ऐसी चाल है जिसे मैंने क्लाउड स्काई स्वॉर्ड तकनीक का अध्ययन करने के बाद बनाया है। ये बेहद शक्तिशाली है और अगर इसे प्रमुख महारत के स्तर तक विकसित कर लिया जाए तो ये किसी भी चीज को चीर सकती है। क्या तुमने अभी इसे स्पष्ट रूप से देखा? हाँ, सुप्रिया ने उत्साह से सिर हिलाया। उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी थी, इसलिए उसे राहुल की सारी हरकतें स्वाभाविक रूप से याद थीं। जैसे ही उसे स्वर्गीय वार तकनीक समझ में आए, उसने तुरंत इसे अपने मन में दोहराया। चूंकि यह क्लाउड स्काई तलवार तकनीक से ली गई थी, इसलिए सुप्रिया के लिए इसे समझना मुश्किल नहीं था। गुरुजी, मैं मूल बातें समझ गया हूँ। यह अच्छा है। राहुल ने संतुष्ट भाव प्रदर्शित किया। इस समय राहुल के दिमाग में अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठा। डिंग। चूंकि मेजबान ने अपने शिष्य को हेवनली स्लैश तकनीक सिखा दी है, मेजबान को यादृच्छिक रूप से 289 गुना क्रिटिकल रिवॉर्ड मिला है। बधाई हो, मेजबान को स्वर्ग स्तर की दिव्य शक्ति हेल स्लैश प्राप्त हो गई है। राहुल मुस्कुराया। भले ही उसके पास अपने शिष्य को देने के लिए कुछ भी न हो, फिर भी वह अपने शिष्य को सिखाने के लिए एक नई दिव्य शक्ति प्राप्त कर सकता था और इनाम पा सकता था। उसके बाद हेल स्लैश तकनीक के बारे में उसकी समझ जागृत हुई।
महान दाव के स्वर्ण कमल और तंत्र की सहायता से उसने हेल स्लैश तकनीक का सार शीघ्रता से समझ लिया। दूसरी ओर सुप्रिया पूरी तरह से स्वर्गीय स्लैश तकनीक की शक्ति में डूबी हुई थी और उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। ... उसके बाद उसने खुद इसे आजमाया। हालांकि इसमें राहुल की तलवार के प्रहार जैसी भयानक शक्ति नहीं थी, फिर भी जो लोग उससे एक मामूली साधना क्षेत्र ऊपर थे वे भी शायद इसका प्रहार झेल ना पाएं। गुरुजी, ये तकनीक अद्भुत है। चिंता मत करो गुरुजी, मैं आपको गौरवान्वित करने के लिए इस तकनीक का जरूर इस्तेमाल करूंगा, सुप्रिया ने गंभीर चेहरे से कहा। उसके बाद सुप्रिया ने कुछ और बार इसका अभ्यास करने की योजना बनाई, लेकिन राहुल ने उसे रोक दिया। मेरे प्रिय शिष्य, यद्यपि स्वर्गीय वार शक्तिशाली है, ये सबसे मजबूत तकनीक नहीं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। टीचर का इससे क्या मतलब था? क्या हो सकता है कि वह उसे कोई और भी ज्यादा असरदार तकनीक सिखाएं? ये सोचते ही सुप्रिया की आंखें चमक उठीं और उसने उत्सुकता से राहुल की ओर देखा। ये देखकर राहुल मुस्कुराया और बोला, 7 चोटियों की प्रतियोगिता के इस दौर में तुम क्लाउड स्काई चोटी का प्रतिनिधित्व करोगी। आखिरकार तुम्हारी छोटी बहन अभी अभी हमारे साथ आई है और उसकी साधना अभी भी कमजोर है। ये प्रतियोगिता उसके लिए बस एक प्रशिक्षण अनुभव है। वैसे क्लाउड स्काई की चोटी किस स्थान पर होगी, ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। मैंने इस बारे में काफ़ी समय से सोचा है और आपकी जीत की संभावना बढ़ाने के लिए मैंने आपको एक और भी ज़्यादा शक्तिशाली तकनीक सिखाने का फैसला किया है। सुप्रिया ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसकी शिक्षिका ने सचमुच हर बात पर गहराई से सोचा और विचार किया था। तुरंत उसने अपनी छाती थपथपाए और कहा, चिंता मत करो गुरुजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ क्लाउड स्काई पीक कभी भी हिडन स्वॉर्ड पीक से नहीं हारेगा। मधुमेह से मुक्ति का एक सरल उपाय जो बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। इंसुलक्स मधुमेह सहायता। बहुत अच्छा। राहुल उसके जवाब से बहुत संतुष्ट हुआ। फिर वह उसके पास गया और उसके माथे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, जिससे उसके दिमाग में एक तकनीक का संचार हुआ। जब सुप्रिया ने अपने मन में जानकारी को छान मारा तो वह पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। हे भगवान, ये वास्तव में स्वर्ग स्तर की दिव्य शक्ति है। हेल स्लैश हिस। सुप्रिया ने ठंडी सांस ली। उसकी आंखें सदमे से भर गईं। ये दिव्य शक्ति उसकी अब तक की किसी भी साधना से कहीं अधिक महान थी। इसके अलावा ये दिव्य शक्ति उसकी नौ शांति की शीतलता दिव्य शक्ति से और भी बढ़ जाएगी। वह संभवतः उन लोगों को चुनौती देने में सक्षम होगी जो इससे 5 छोटे साधना क्षेत्र ऊपर हैं। बहुत धन्यवाद गुरुजी। सुप्रिया ने अपना आभार व्यक्त करने के लिए राहुल के सामने घुटने टेक दिए। रहस्यवादी दुनिया में राहुल जैसा अच्छा शिक्षक कहाँ मिलेगा। उसके माता पिता भी इतने दयालु और उदार नहीं होंगे। राहुल हंसा। उसके शरीर की आध्यात्मिक शक्ति एक गर्म धारा में बदल गई जिसने सुप्रिया को उठने में मदद की। मूर्ख लड़की, यद्यपि ये दिव्य शक्ति शक्तिशाली है, फिर भी स्वर्गीय दिव्य शक्ति को विकसित करना बहुत कठिन है। तुम्हें इन कुछ दिनों में अच्छी तरह से साधना करनी होगी। जब तक तुम इसे मामूली महारत के स्तर तक साधना कर सकते हो, तब तक ये 7 चोटियों की इस प्रतियोगिता को संभालने के लिए पर्याप्त होगा। हाँ गुरुजी, सुप्रिया ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। राहुल जाने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ याद आया और वह मुस्कुराता हुआ मुड़ा। संयोग से सुप्रिया के लिए आध्यात्मिक शक्ति संचार का कूलडाउन पीरियड खत्म हो चुका था। अब अधिक पुरस्कार प्राप्त करने का समय आ गया था। वह उसके पास गया और धीरे से बोला, मेरी प्रिय शिष्या, मैंने अभी अभी इस बारे में फिर से ध्यान से सोचा है। 7 चोटियों की प्रतियोगिता में कई विशेषज्ञ हैं। हालांकि तुम भौतिकीकरण क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच चुकी हो, फिर भी तुम अन्य शिष्यों की तुलना में बहुत लंबे समय से साधना नहीं कर रही हो। इस प्रकार मैंने आप पर पुनः आध्यात्मिक शक्ति संचार करने का निर्णय लिया है। इससे वह दंग रह गई। क्या आत्मा आध्यात्मिक शक्ति संचार? क्यों? सुप्रिया को अपराध बोध और चिंता महसूस हुई। ये सर्वविदित था कि आध्यात्मिक शक्ति का संचार साधना करने वाले व्यक्ति की साधना को नष्ट कर देता है। यदि कोई सावधान न रहे तो इसका प्रभाव उसकी अपनी साधना नींव पर भी पड़ सकता है। सुप्रिया को स्पष्ट था कि अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह पहले की तुलना में राहुल की आध्यात्मिक शक्ति का अधिक सामना कर सकती थी। 12 निश्चित संकेत कि वह आपके प्रति बहुत गंभीर है। हालांकि इसके लिए उसके शिक्षक को अपनी साधना का अधिक उपयोग करना होगा। वह अपनी साधना का स्तर बढ़ाने के लिए अपने गुरु की साधना नींव को कैसे नुकसान पहुंचा सकती थी? नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकती थी। सुप्रिया की आंखों में प्रतिरोध देखकर राहुल के दिल में गर्माहट महसूस हुई। इस लड़की का चरित्र बुरा नहीं था। सफलता पाने के प्रलोभन के बावजूद वह उसका लिहाज कर रही थी। वह वाकई एक अच्छी शिष्या थी। हालांकि यदि वह आध्यात्मिक शक्ति संचारण नहीं करता तो उसे सिस्टम पुरस्कार प्राप्त नहीं होता। इसलिए उन्होंने तुरंत कहा, मेरे प्यारे शिष्य, चिंता मत करो। आध्यात्मिक शक्ति का संचार दूसरों के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो यह एक मामूली बात है। मैंने जो संविधान जागृत किया है वह दूसरों से अलग है। यह आध्यात्मिक शक्ति संचार से होने वाले दुष्प्रभावों को कम कर सकता है। और हाँ, क्या यह एक छोटा सा त्याग नहीं है? जब तक तुम और मजबूत बन सको और इस दुनिया में अपनी रक्षा कर सको, मेरा ये छोटा सा त्याग सार्थक होगा। जब सुप्रिया ने ये सुना तो वह और भी भावुक हो गई। उसके आंसू बहने ही वाले थे।
अध्यापक। सुप्रिया ने राहुल की तरफ देखा, उसकी आवाज़ सिसकियों से भर गई थी और वह रो रही थी। उसका दयनीय रूप किसी का भी दिल दुखा सकता था। ये देखकर राहुल ने धीरे से मुस्कुराया और उसे दिलासा दिया। ठीक है, तुम अब बड़े हो गए हो, फिर भी तुम्हें रोना पसंद है। अगर तुम मेरी मेहरबानी का बदला चुकाना चाहते हो तो 7 पीक्स प्रतियोगिता जीत लो। बिल्कुल, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, बस वही करो जो तुम कर सकते हो। राहुल को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। वह इतनी दयालु और मासूम लड़की से झूठ कैसे बोल सकता था। हालांकि उसके पास कोई चारा नहीं था। अपनी महान योजना के लिए वह बस अपनी चमड़ी मोटी कर सकता था और अभिनय जारी रख सकता था। मेरे प्यारे शिष्य, जल्दी से बैठ जाओ, चलो शुरू करते हैं। राहुल ने सुप्रिया को पालथी मारकर बैठने का इशारा किया, फिर अपनी हथेली उसकी पीठ पर रख दी। कुछ ही क्षणों बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकली और एक गर्म धारा में बदल गई जो सुप्रिया के शरीर में प्रवेश कर गई। सुप्रिया की नाड़ियों और रोमकूपों का हर इंच राहुल की आध्यात्मिक शक्ति से भर गया था। उसके चेहरे पर पीड़ा का भाव था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सौभाग्य से राहुल तैयार था और उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को छोटे, अधिक पचने योग्य भागों में तोड़ दिया ताकि उसे तेजी से अवशोषित करने में मदद मिल सके। इसके अलावा चूंकि यह उसका पहला मौका नहीं था, वह जानती थी कि क्या अपेक्षा करनी है और वह आध्यात्मिक शक्ति को अधिक आसानी से परिष्कृत कर सकती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया और जुगेयू का शरीर कांपने लगा, उसकी साधना का स्तर तेजी से बढ़ता गया। भौतिकीकरण क्षेत्र का 3रा स्तर, भौतिकीकरण क्षेत्र का 4था स्तर, भौतिकीकरण क्षेत्र का 5वां स्तर, भौतिकीकरण क्षेत्र का 6ठा स्तर, भौतिकीकरण क्षेत्र का 7वां स्तर, भौतिकीकरण क्षेत्र का 8वां स्तर। कुछ ही समय में वह भौतिकीकरण क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच गई। वह हैरान रह गई। इसमें सामान्यतः उसे कम से कम 3 वर्ष लगते। रुको, लगता है अभी खत्म नहीं हुआ है। सुप्रिया के भौतिकीकरण क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंचने के बाद उसके शरीर में अभी भी राहुल की आध्यात्मिक शक्ति के अवशेष थे। बिना किसी हिचकिचाहट के सुप्रिया ने अपनी गहरी बर्फ दिव्य हड्डी की शक्ति को सक्रिय किया और अवशोषण प्रक्रिया जारी रखी। राहुल की मदद से उसने पूरी तरह से उस सारी आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर लिया जो राहुल ने उसमें डाली थी। तभी सुप्रिया के शरीर के भीतर से एक चटकने की आवाज आई। एक तेज रोशनी फूट पड़ी और फिर वह भौतिकीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गई। वह अब शून्य क्षेत्र से केवल एक कदम दूर थी। बेशक यह जुगेयू की वर्तमान सीमा थी। इसके बाद उसे शून्य क्षेत्र तक पहुंचने के लिए केवल नियमों की शक्ति को समझना होगा। यह अफसोस की बात थी कि सुप्रिया को तनवीर की तरह कानूनों की शक्ति को समझने के लिए आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश करने का अवसर नहीं मिला। हालांकि वह अपनी सफलता की प्रगति से पहले से ही काफी संतुष्ट थी। ये देखकर राहुल ने भी आध्यात्मिक शक्ति डालना बंद कर दिया। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि सुप्रिया के शरीर में स्थित मेरिडियन पहले ही संतृप्ति के बिंदु पर पहुंच चुके थे। अगर वह उसमें आध्यात्मिक शक्ति डालना जारी रखता तो बहुत संभव था कि इससे उसकी साधना की नींव को नुकसान पहुंचता। अपनी सांस रोककर रखें और ध्यान केंद्रित करें, हिले नहीं। आपने अभी अभी कई सफलताएं हासिल की हैं, इसलिए आपको अपनी साधना की नींव को स्थिर करना होगा। राहुल ने जल्दी से उसे निर्देश दिया और फिर उठकर झील के दूसरी ओर चला गया। अध्यापक। तभी खुशी भी वहां आ गई। उसने देखा कि सुप्रिया झील के किनारे पालथी मारकर बैठा है। वरिष्ठ बहन, क्या कुछ हुआ है? मुझे अभी अभी एक शक्तिशाली आभा क्यों महसूस हुई? शियुन, सही समय है, मुझे बाहर जाकर कुछ काम निपटाने हैं। तुम्हारी बड़ी बहन अभी अपनी साधना की नींव स्थिर कर रही है, इसलिए तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए। उसके जागने के बाद आप अपनी साधना जारी रख सकते हैं। मैं संभवतः कुछ दिनों तक एकांत साधना में रहूंगा। हाँ गुरुजी। खुशी ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। राहुल मुड़ा और चला गया। खुशी ने अपने शिक्षक के जाते हुए उनकी पीठ की ओर देखा। फिर वह सुप्रिया के पास गई। जब राहुल अपने कमरे में वापस आया तो सिस्टम की अधिसूचना बज उठी। डिंग, मेजबान ने अपने शिष्य में 1000 वर्षों की साधना का संचार किया है और उसे 100 गुना यादृच्छिक आलोचनात्मक पुरस्कार मिला है। बधाई हो, मेजबान ने 100,000 वर्षों की साधना प्राप्त कर ली है। ये सुनकर राहुल उत्साह से उछल पड़ा। इससे उसे रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र के उन्नत चरण तक पहुंचने में मदद मिलेगी, है ना? अगले प्रमुख क्षेत्र में प्रवेश करने की बात तो राहुल ने सोच भी नहीं पाए। उसकी वर्तमान साधना की नींव अभी पक्की नहीं हुई थी, इसलिए इस तरह से प्रवेश करना बेहद खतरनाक होगा। कुछ ही क्षणों बाद कहीं से एक गर्म धारा प्रकट हुई और तेजी से राहुल के शरीर में भर गई। चल दर। हालांकि वह पहले से ही मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी राहुल अपने दांत पीसने और दर्द से रोने से खुद को नहीं रोक सका। आध्यात्मिक शक्ति का घनत्व अकल्पनीय था और इसने एक पल में राहुल के सभी शिरोबिंदुओं और छिद्रों को भर दिया। ये शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति उसकी नाड़ियों का विस्तार कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भट्टी में प्रवेश कर गया हो। उसका शरीर लाल हो गया था और उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था, मानो उसे अनगिनत चींटियां काट रही हों। सच्ची ड्रैगन की ताकत, सक्रिय हो जाओ। राहुल ने दहाड़ते हुए अपने शरीर में असली ड्रैगन की कीमती हड्डी को सक्रिय किया ताकि विशाल आध्यात्मिक शक्ति को दबाया जा सके। फिर महान दाव के स्वर्ण कमल की मदद से राहुल ने धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत किया। 3 दिन जल्दी ही बीत गए। राहुल की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं और उसकी आंखों की गहराई में एक रहस्यमय दिव्य प्रकाश चमक उठा।
अचानक एक शक्ति का प्रवाह हुआ जिसने उसकी उन्नत अवस्था वाली रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र साधना को प्रकट कर दिया। इसके अलावा वह परमधाम तक पहुंचने के कगार पर था। अगर वह अपनी साधना की नींव मजबूत कर ले तो वह रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र के शिखर तक पहुंच सकेगा। उस समय वह वीर सिंह के बराबर होगा। यदि वह सर्वोच्च तक पहुंचना चाहता था तो उसे अपने दिव्य झरने में दूसरा दावफल उत्पन्न करना होगा। बेशक अभी भी कुछ शॉर्टकट थे, जैसे कि अमर श्रेणी की गोलियां जो स्वर्ग श्रेणी से भी बेहतर थी, या कुछ अत्यंत दुर्लभ अमर श्रेणी के स्वर्गीय खजाने इत्यादि। दुर्भाग्य से राहुल के पास इनमें से कुछ भी नहीं था, इसलिए उसे सामान्य मार्ग से ही आगे बढ़ना पड़ा। फिर भी वह अपनी वर्तमान साधना प्रगति से बहुत संतुष्ट था। उसके शरीर में अमर आध्यात्मिक शक्ति की मात्रा भी काफी बढ़ गई थी। सफलताएं अद्भुत थीं। राहुल ने आलस से हाथ बढ़ाया, फिर दरवाजा खोला और बाहर चला गया। आड़ू के जंगल की ओर देखते हुए एक भव्य महल आकार लेने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वर्मा परिवार के मजदूर बहुत कुशल थे। इसके अलावा रमेश वर्मा इस पूरे समय क्लाउड स्काई पीक पर रह रहे थे और व्यक्तिगत रूप से महल के निर्माण की देखरेख कर रहे थे। इसके अलावा राहुल पर एक अच्छी छाप छोड़ने के लिए वर्मा परिवार ने इस बार बहुत प्रयास और संसाधन लगाए थे। राहुल बहुत संतुष्ट था और राजवीर वर्मा के चरित्र और दूरदर्शिता से प्रभावित था। अब से वर्मा परिवार उनकी सुरक्षा में रहेगा। यदि यह अतीत का राहुल होता तो वर्मा परिवार की रक्षा करना तो दूर, यहाँ तक कि अपने स्वयं के क्लाउड स्काई शिखर की रक्षा करना भी बेहद कठिन होता। हालांकि अब हालात अलग थे। वह पहले से ही एक उन्नत स्तर का रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ था और कागजों पर वह महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय का दूसरा सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ था। वास्तव में फ्लोरा तलवार तकनीक और हेल स्लैश तकनीक के साथ राहुल वीर सिंह को भी हरा सकता है। इस समय सुप्रिया और खुशी ने भी अपना साधना सत्र समाप्त कर लिया था और वहां आ गए थे। ये देखकर कि उनके गुरु ने अपनी एकांत साधना समाप्त कर दी है, वे शीघ्रता से वहां चले गए। आपने साधना पूरी कर ली है गुरुजी? हाँ, राहुल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर उनकी आभा देखी। वे बेहद शांत थे। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों छोटी लड़कियां पिछले 3 दिनों से बहुत मेहनती थीं। संयोग से आज 7 चोटियों की प्रतियोगिता का दिन था। विभिन्न चोटियों से साधक पहले ही ग्रेट वाइल्डनेस चोटी पर पहुंच चुके थे। प्रमुख राहुल। जैसे ही राहुल उन्हें वहां लाने वाला था, एक सुंदर युवक हौंकता हुआ दौड़ता हुआ आया। वह युवक रमेश वर्मा था। खांसी, चीफ राहुल, क्या आप दोनों परियों को 7 पीक्स प्रतियोगिता में भाग लेने की योजना बना रहे हैं? राहुल ने अपनी बाहें उठाईं, लेकिन वह जल्दी से समझ गया कि रमेश वर्मा क्या कहना चाह रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्लाउड स्काई पीक पर निर्माण कार्य की निगरानी करते करते यह आदमी थोड़ा ऊब गया था। हालांकि ये बात सही भी थी। आखिरकार यहाँ खेती के अलावा और कुछ करने को था ही नहीं। इसके अलावा ये ग्रेट वाइल्डनेस डिवाइन संप्रदाय में उसका पहला अनुभव था और उसने सदी में एक बार होने वाली 7 पीक्स प्रतियोगिता पहले कभी नहीं देखी थी। स्वाभाविक रूप से वह इसे चूकना नहीं चाहता था। इसलिए जब उसने देखा कि वे जाने वाले हैं तो वह उत्सुकता से वहां पहुंचा। वह 7 चोटियों की प्रतियोगिता देखना चाहता था। दरअसल उससे भी ज्यादा जरूरी वह महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय की सुंदर महिलाओं को देखना चाहता था। उसके बाद रमेश वर्मा ने सुप्रिया और खुशी का मुस्कुराकर अभिवादन किया और फिर कुछ विनती भरे भाव से राहुल की ओर मुड़े। पिताजी ने कहा कि 7 पीक्स प्रतियोगिता एक दुर्लभ आयोजन है जो 100 साल में एक बार ही होता है। अगर चीफ राहुल को कोई आपत्ति न हो तो क्या आप मुझे इस शानदार आयोजन का गवाह बना सकते हैं? चीफ राहुल, कृपया निश्चिंत रहें। मैं कोई परेशानी नहीं खड़ी करूंगा और क्लाउड स्काई पीक पर कोई मुसीबत नहीं लाऊंगा। रमेश वर्मा ने घबराहट से राहुल को देखा। हालांकि वर्मा परिवार और क्लाउड स्काई पीक के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध थे, फिर भी वह राहुल से थोड़ा डरता था। विशेष रूप से पिछले कुछ दिनों में जब उसने राहुल के निवास से एक अत्यंत भयानक आभा आती महसूस की थी। राहुल हंसा। इन दिनों आपका काम काफी अच्छा रहा है, खासकर महल के निर्माण की देखरेख में। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तो फिर आइए। राहुल रमेश वर्मा से काफी संतुष्ट था। हालांकि शुरुआत में वह एक खलनायक लग रहा था, फिर भी उसने एक नया आयाम स्थापित किया और कड़ी मेहनत की। इसके अलावा जब राहुल एकांत साधना में थे, सुप्रिया और खुशी साधना में व्यस्त थे। मूलतः रमेश वर्मा ही पूरे मेघ आकाश शिखर का रखरखाव अकेले ही संभाल रहे थे। राहुल ने स्वाभाविक रूप से इन बातों को ध्यान में रखा। बहुत धन्यवाद चीफ राहुल। जब रमेश वर्मा ने यह सुना तो वह खुशी से झूम उठा। वह अनजाने में ही मुड़ा और जश्न मनाने के लिए सुप्रिया और खुशी को हाई फाइव देने ही वाला था। बेशक जब खुशी ने यह देखा तो वह केवल व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराए। दूसरी ओर सुप्रिया ने रमेश वर्मा को उदासीनता से देखा। वह इतना डर गया था कि उसने अजीब तरह से अपनी हथेली पीछे खींच ली। खांसी, आज मौसम बहुत अच्छा है। रमेश वर्मा ने अजीब तरीके से विषय बदल दिया, लेकिन वह पहले से ही उनके व्यवहार से परिचित था। ठीक है, अब समय हो गया है, चलो। ... उसकी आस्तीन के एक झटके से अचानक ऊर्जा का एक उछाल आया और उन्हें घेर लिया और वे प्रकाश की एक लकीर में बदल गए जो ग्रेट वाइल्डनेस शिखर की ओर उड़ चली। इस समय ग्रेट वाइल्डनेस पीक का मीटिंग हॉल बहुत भीड़भाड़ वाला और जीवंत था। राहुल और उसके शिष्यों के अलावा अन्य चोटियों से भी साधक प्रतियोगिता स्थल पर पहुंच चुके थे। बेशक इसमें केवल वे साधक ही शामिल नहीं थे जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे, बल्कि वे शिष्य भी शामिल थे जो केवल देखने के लिए आए थे।
अंदाज़ा लगाओ इस साल की 7 पीक्स प्रतियोगिता में कौन सी चोटी विजेता बनेगी। मेरी राय में चूंकि वरिष्ठ भाई हुआ इसमें भाग नहीं ले रहे हैं, इसलिए ये या तो छिपे हुए तलवार शिखर या लौटते बादल शिखर पर जाएगा। हालांकि पहले वाले की संभावना ज्यादा है। मैंने सुना है कि वरिष्ठ जयवीर पहले ही भौतिकीकरण के क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और वह भी किसी निम्न स्तर पर नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता। हालांकि रिटर्निंग क्लाउड पीक के सीनियर भाई जियाओ बेचेन थोड़े शांत स्वभाव के हैं, फिर भी वे बेहद मजबूत हैं और सीनियर जयवीर तियानियू से कमजोर नहीं हैं। मेरे विचार से प्रतियोगिता जीतने की उनकी संभावना ज्यादा है। क्या आप लोग कोई शिखर चूक गए? क्या आपको नहीं लगता कि क्लाउड स्काई शिखर में बहुत संभावनाएं हैं? तभी किसी ने क्लाउड स्काई पीक का जिक्र किया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सभी लोग उस पर हंसने लगे। हा, मुखिया राहुल की ताकत वाकई भयानक है, लेकिन उनके शिष्यों को हमारे संप्रदाय में शामिल हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं। वे कितने ताकतवर हो सकते हैं? ये सही है, मेरे विचार से वे दोनों छोटी बहनें ज्यादा से ज्यादा दिव्य रहस्यलोक की साधिकाएं हैं। उनमें शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति नहीं है। मुझे लगता है कि उनके बजाय वरिष्ठ बहन ली तान्या के पास अधिक संभावना है। सभी लोग प्रतियोगिता को लेकर गर्मागर्म चर्चा में थे। जिस स्थान पर वे एकत्र हुए थे वह मीटिंग हॉल के सामने का चौक था, जिसके मध्य में एक अखाड़ा बना हुआ था जहां प्रतियोगिता होनी थी। ठीक इसी समय प्रकाश की एक चमकदार रेखा उड़ती हुई गुजरी। अचानक अनगिनत लोग प्रकट हुए। सबसे आगे खड़े साधक सरदार जयवीर थे और उनके पीछे उनका पुत्र गौतियान्यू था। वरिष्ठ गोपाल का व्यवहार वाकई असाधारण है। पहले तो मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन आज देखकर मैं कह सकता हूं कि वह वाकई अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं। भीड़ में भी गोपाल एक चमकते सितारे की तरह था, जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। आखिरकार वह शीर्ष पद के लिए एक लोकप्रिय उम्मीदवार थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से अनगिनत साधकों का ध्यान उन पर था। गोपाल ने जब अपने आसपास लोगों की प्यार भरी निगाहें देखीं तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में बहुत मजा आ रहा था। इसी समय आकाश में प्रकाश की एक और चमकदार रेखा चमक उठी। हा, वरिष्ठ भाई जयवीर, मुझे लगा था कि मैं बहुत जल्दी आ गया हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगे। आवाज का लहजा कड़ा और रूखा था। ये लियांग दहाई था। जयवीर ने इस मोटे आदमी को उदासीनता से देखा और ज्यादा कुछ नहीं कहा। अचानक आसमान से एक खूबसूरत आकृति उतरी। उस मनोहर आकृति ने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। टीचर निशा को देखकर जयवीर और लियांग दहाई की आंखें सिकुड़ गईं। क्या एक रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ की आभा? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। टीचर निशा वास्तव में रहस्यवादी प्रभु के दायरे में प्रवेश कर चुका था। इसका मतलब यह था कि राहुल के बाद वह महान जंगल दिव्य संप्रदाय में सबसे कम उम्र की रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ थी। उस समय लियांग दहाई ने अपने ऊपर दबाव को कई गुना अधिक महसूस किया। ये जानना जरूरी है कि पहले महान निर्जन दिव्य संप्रदाय में वह वीर सिंह और जयवीर के अलावा सबसे शक्तिशाली साधक थे। अब न केवल राहुल रहस्यवादी प्रभु के क्षेत्र में पहुंच गया था, बल्कि टीचर निशा, जो उससे कमजोर था, भी आगे निकल गया था। अरे, ये तो थोड़ा शर्मनाक था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि चीफ टीचर निशा रहस्यवादी प्रभु के दायरे में घुस गए। ये वाकई अविश्वसनीय है। स्वर्ग ने सचमुच हमारे संप्रदाय को आशीर्वाद दिया है। अब हमारे पास 4 रहस्यवादी प्रभु लोक साधक हैं। हा, लगता है 7 पीक्स प्रतियोगिता और भी दिलचस्प होती जा रही है। मैंने सुना है कि वाटर स्काई पीक और हिडन स्वॉर्ड पीक के बीच अच्छे संबंध नहीं हैं। मैं इस प्रतियोगिता का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अरे, मैंने क्लाउड स्काई पीक से किसी को क्यों नहीं देखा? क्या वे देर तक सोए रहे? उनके आसपास के लोगों ने इधर उधर देखा और उन्हें राहुल और उसके शिष्य दिखाई नहीं दिए, इसलिए वे हैरान रह गए। तभी एक चमकदार सुनहरी रोशनी आकाश में उठी और सभा कक्ष के ऊपर से नीचे गिरी। तभी एक सुंदर सफेद वस्त्रधारी पुरुष प्रकट हुआ, जिसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे और वह अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा था। ये चीफ राहुल और वे 2 छोटी जूनियर बहनें हैं। जब भीड़ ने ये दृश्य देखा तो वे शोर मचाने लगे। वे हाल ही में राहुल की ताकत के बारे में बहुत कुछ सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। आज उसे देखकर वे चौंक गए। ये बात महिला साधकों के लिए और भी सच थी, जो अब राहुल पर कुछ हद तक मोहित हो गई थीं। जयवीर को राहुल के आगमन का आभास हुआ और उसकी निगाहें तुरंत ठंडी हो गईं। हे भगवान, वह इतना सुंदर है। अरे, चीफ राहुल का आभामंडल कानून प्रवर्तन अधिकारी से भी ज्यादा मजबूत लग रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? जैसे ही उस व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, सभी लोगों ने तुरंत ऊपर देखा। भाई, तुम सही कह रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है कि चीफ राहुल की ताकत चीफ जयवीर से पहले ही ज्यादा हो गई हो? ये सोचकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। राहुल बमुश्किल 100 साल पहले ही महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय में शामिल हुआ था। इसके अलावा 100 साल पहले वह एक छोटा सा रहस्यवादी मध्याह्न क्षेत्र साधक था, जबकि जयवीर उस समय पहले से ही एक रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ था। इतना ही नहीं, जयवीर के कई शिष्य राहुल से भी बड़े थे। क्या प्रमुख राहुल पहले ही रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके थे? हालांकि इसकी संभावना कम ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि यही सच है।
चीफ राहुल जो आध्यात्मिक दबाव दिखा रहे हैं वह कानून प्रवर्तन अधिकारी के दबाव से भी ज्यादा मजबूत है। हवा में खड़े सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति को देखकर भीड़ उत्साहपूर्वक इस विषय पर चर्चा करने लगी। राहुल की उपस्थिति ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। जयवीर ने भी स्वाभाविक रूप से चर्चा पर ध्यान दिया और बहुत असंतुष्ट थे। अतीत में ये गौरव और सम्मान उसका था, लेकिन अब राहुल ने इसे पूरी तरह से छीन लिया था। मैं तुम्हें थोड़ी देर और घमंडी रहने दूंगा, जल्द ही तुम्हें तकलीफ होगी, जयवीर ने मन ही मन कोसा। इस समय गोपाल, जो जयवीर के पीछे खड़ा था, ने जुगे युएयू और खुशी को देखा। दिलचस्प, मुझे उम्मीद नहीं थी कि महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय में इतनी सुंदर महिलाएं होंगी। उसने उत्सुकता से अपने होंठ चाटे। फिर उसने एक ऐसा पोज दिया जिससे उसे लगा कि वह बहुत सुंदर लग रहा है। उसी समय गोपाल ने अपना मन बना लिया। अगर 7 पीक्स प्रतियोगिता के दौरान उसका सामना इन दोनों लड़कियों से होता तो वह इतनी जल्दी लड़ाई खत्म नहीं करता, वह उन्हें खूब चिढ़ाता। तभी राहुल एक कदम आगे बढ़ा और खुशी, सुप्रिया और रमेश वर्मा को चौक पर ले आया। वह युलन और बाकियों के पास खड़ा हो गया। ऐसा लगता है कि जूनियर भाई राहुल कुछ खास हैं, जो हम वरिष्ठ भाइयों और बहनों को आपका इंतजार करवा रहे हैं। जयवीर ने उदासीनता से राहुल को देखा और एक अजीब लहजे में कहा। ये सुनकर राहुल मुस्कुराया। ये तो स्वाभाविक ही है, आखिरकार मैं ज्यादा सुंदर हूँ। आप मधुमेह से क्या लेना देना है, तो मेरी तरह सोने से पहले करें ये उपाय। इंसुलक्स मधुमेह सहायता। राहुल का गंभीर जवाब सुनकर जयवीर लगभग गुस्से से लाल हो गया। बड़े भाई, आज आप इतने चिड़चिड़े क्यों हैं? क्या हो सकता है कि आप मुझसे नाखुश हों? अगर ऐसा है तो क्यों ना आप और मैं मिलकर बात करें। 7 पीक्स प्रतियोगिता से पहले हम एक छोटी सी शर्त भी लगा सकते हैं, राहुल ने जयवीर की ओर देखते हुए कहा। ये सुनकर जयवीर का चेहरा लाल हो गया। हालांकि वह अपने मन में पहले भी अनगिनत बार ऐसी ही कल्पना कर चुका था और नतीजा वही निकला। वह राहुल का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था। इस प्रकार उसे सहना पड़ा। जयवीर को सबसे अधिक जिज्ञासा इस बात की थी कि इन कुछ ही महीनों में राहुल ने क्या अनुभव किया था। उनकी खेती इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ी। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि उनका तलवार दाव पूर्णता के बिंदु तक पहुंच गया था और वह किसी तरह अमर स्तर की हथेली तकनीक विकसित करने में कामयाब हो गए थे। आप और मैं साथी सरदार हैं, आपस में लड़ने का कोई मतलब नहीं है। जयवीर ने गुस्से से अपनी आस्तीनें फड़फड़ाई और जल्दी से विषय बदल दिया। जब गोपाल ने ये देखा तो वह बोलने से खुद को रोक नहीं सका। मार्शल अंकल राहुल, क्या आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे? मेरे पिता तो बस तथ्य बता रहे थे। आप हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, राहुल मुड़ा और उसे उदासीनता से देखने लगा। तुम अपने आप को क्या समझते हो जो मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? यदि वरिष्ठ जयवीर के पास आपको अनुशासित करने के लिए समय नहीं है तो मुझे स्वयं आपको सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। गोपाल की आंखें गुस्से से भरी थीं, लेकिन वह गुस्से से ज्यादा डर गया था। वह, जो मात्र भौतिकीकरण क्षेत्र का विशेषज्ञ है, एक रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र के विशेषज्ञ को कैसे हरा सकता है? राहुल ने बस उदासीनता से उसकी ओर देखा और फिर उसे अनदेखा कर दिया। राहुल की नज़र फिर खुशी, सुप्रिया और रमेश वर्मा पर पड़ी। तुम लोग यहीं रहो और इधर उधर मत भागो। खुशी, सुप्रिया और रमेश वर्मा सभी ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। उसके बाद राहुल बैठक हॉल की ओर चला गया। उसके पीछे महान जंगल दिव्य संप्रदाय के अन्य प्रमुख भी थे। राहुल और अन्य प्रमुखों के चले जाने के बाद रमेश वर्मा ने उत्साह में कहा, चीफ राहुल से जैसी उम्मीद थी। अभी तो वह बहुत दबंग था। आज के बाद कौन हमें धमकाने की हिम्मत करेगा? रमेश वर्मा राहुल का कट्टर प्रशंसक बन गया था। उसने गोपाल की जानलेवा निगाहों पर भी आंखें मूंद लीं। तो क्या हुआ अगर वह नाराज था? वह तो चीफ राहुल का अधीनस्थ था। छी, क्या बात है, क्या तुम नाखुश हो? अगर हाँ तो और मुझे मारो, रमेश वर्मा ने घमंड से कहा। गोपाल ने ये देखकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। अगर उसे इजाजत होती तो वह रमेश वर्मा को टुकड़े टुकड़े कर देता। ये देखकर खुशी मुस्कुराया। युवा मास्टर रमेश, ज्यादा उत्तेजित मत होइए। अगर आप सावधान नहीं रहे तो कोई सचमुच अपना आपा नहीं रोक पाएगा और आपको मार देगा। मास्टर हमारे साथ नहीं है और मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। हे, इसमें डरने की क्या बात है? बहन युयु मेरे साथ है तो मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा। ये तो मानना ही पड़ेगा कि रमेश वर्मा की आक्रामकता को आकर्षित करने की क्षमता इतनी प्रबल थी कि गोपाल को लगभग खून की उल्टी हो गई थी। 12 निश्चित संकेत कि वह आपके प्रति बहुत गंभीर है। मैं बहुत गुस्से में हूँ। आखिर ये आदमी कौन है? इसकी हिम्मत कैसे हुई हिडन स्वॉर्ड पीक का अपमान करने की? उसे देखो, वह कितना घिनौना है। मैं उसे सचमुच मार डालना चाहता हूँ। गोपाल की उपेक्षा करते हुए उसके बगल में खड़े हिडन स्वॉर्ड के अन्य शिष्य लगभग क्रोधित हो गए। दुर्भाग्यवश वे अपने क्रोध के बावजूद रमेश वर्मा को कुछ नहीं कर सके। आखिरकार रमेश वर्मा राहुल के साथ आया था, इसलिए उसे क्लाउड स्काई शिखर से एक साधक होना था। यदि चीफ जयवीर ने भी राहुल को उकसाने की हिम्मत नहीं की तो वे भी निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेंगे। जब सुप्रिया ने यह दृश्य देखा तो उसने असहाय होकर अपना माथा ढक लिया। वह सचमुच इस आदमी की बेशर्मी देखकर अवाक रह गई। बहरहाल, चाहे जो भी हो, इस लड़की ने कम से कम अपनी शिक्षिका के लिए आवाज तो उठाई।
उस समय गोपाल की आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं और वह रमेश वर्मा को ठंडी निगाहों से देख रहा था। उसे लग रहा था कि अगर यह आदमी इसी तरह से काम करता रहा तो वह सचमुच रमेश वर्मा को फाड़ डालने से खुद को नहीं रोक पाएगा। गुप्त तलवार शिखर के सबसे बड़े भाई होने के नाते वह महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय के युवा साधकों में तनवीर के बाद दूसरे स्थान पर थे और सभी का ध्यान भी उन्हीं पर था। उन्होंने पहले कभी इतना दुख महसूस नहीं किया था। बेटे, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने मेरा गुस्सा भड़काने में कामयाबी हासिल कर ली। मैं आज सचमुच तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आशा है कि तुम ये सोचना शुरू कर दोगे कि भविष्य में तुम्हारे साथ क्या होगा। हे, ये सुनकर रमेश वर्मा हंस पड़े। ये पंक्तियां तो बहुत परिचित थीं। ये वे पंक्तियां थीं जो वह अपने सुखवादी दिनों में अक्सर दूसरों से कहा करते थे। अहंकार और दिखावे के मामले में वह कब हार गया था। सुप्रिया के समर्थन से रमेश वर्मा और भी ज्यादा घमंडी हो गया और उसे कोई शर्म नहीं रही। उसने खुद को छोड़ दिया। मैंने सोचा था कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप केवल दूसरों को धमकाना जानते होंगे। ऐसे कठोर शब्द बोलना कौन नहीं जानता। मैं तो तुम्हारे जन्म से पहले से ही लोगों को धमकाता रहा हूं। मेरी बात सुनो, युवाओं को ज्यादा बेचैन नहीं होना चाहिए। क्रोध आसानी से आपकी आत्मा को निगल सकता है। जब गोपाल ने यह सुना तो वह खुद को रोक नहीं सका। उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति बेतहाशा उमड़ पड़ी। तभी अचानक आसमान से एक बेहद ठंडी आभा उतरी। इसने गोपाल के शरीर और आत्मा को ढांक लिया, जिससे वह कांप उठा। उसके दिल का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो सचमुच डर लग रहा था। गोपाल ने सुप्रिया की ओर देखा, जो उसके बगल में खड़ा था। उसकी आंखें डर से भरी थीं। ये ज्ञात होना चाहिए कि संपूर्ण महान निर्जन दिव्य संप्रदाय में साधकों की युवा पीढ़ी के बीच वह तनवीर के अलावा कभी किसी से नहीं डरता था। हालांकि उस समय वह बिल्कुल स्पष्ट था कि अगर उसने सचमुच कोई कदम उठाया होता तो वह मरने वाला होता। सुप्रिया कुछ महीने पहले ही संप्रदाय में शामिल हुई थी। उसके पास इतनी शक्ति होना असंभव था। क्या वह गलतफहमी में था? गोपाल ने सुप्रिया को गहराई से देखा और अपने दिल में बेतुके विचारों को दबा दिया। वह भौतिकीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर के बहुत करीब था। वह आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि उसने जानबूझकर अपनी साधना को दबा दिया था। आखिरकार इस समयावधि के दौरान उसने इतनी जल्दी सफलता इसलिए प्राप्त की थी क्योंकि उसने अपने साधना स्तर को बलपूर्वक बढ़ाने के लिए अनगिनत स्वर्गीय खजानों का उपभोग किया था। उसका लक्ष्य सरल था। वह प्रतियोगिता में क्लाउड स्काई को हराना चाहता था। इसलिए हालांकि गोपाल सतह पर केवल 4थे स्तर के भौतिकीकरण क्षेत्र की साधना थी, उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति पहले ही भौतिकीकरण क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। हर दिन करे ये काम हमेशा के लिए हो सकता है दूर। इंसुलक्स मधुमेह सहायता। फिर भी उस क्षण में उसने वास्तव में सुप्रिया से एक घातक खतरे को महसूस किया था। उसकी आभा इतनी ठंडी थी कि उसकी आत्मा कांप उठी। क्या हो रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी ताकत मुझसे ज्यादा हो? असंभव। गोपाल ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। सुप्रिया की तुलना में वह न केवल हिडन स्वॉर्ड पीक का मुख्य शिष्य था, बल्कि जयवीर का पुत्र भी था। उसके पास अनगिनत साधना संसाधन उपलब्ध थे। फिर भी गोपाल को इस स्तर तक पहुंचने में 5 या 6 साल लग गए। जो व्यक्ति 3 महीने पहले ही संप्रदाय में शामिल हुआ था, वह साधना के मामले में उससे आगे कैसे निकल सकता है? यहाँ तक कि जियो फैंग, जिसकी बैठक हॉल में दिव्य हड्डियों का परीक्षण किया गया था, वह दिव्य रहस्यवादी क्षेत्र के केवल दूसरे स्तर तक ही पहुंच पाया था। ये सोचकर गोपाल ने राहत की सांस ली। ऐसा तो असंभव था। 7 पीक्स प्रतियोगिता शुरू होने से पहले वह इन नए खिलाड़ियों की वजह से अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करना चाहता था। आखिरकार उसका लक्ष्य तो प्रतियोगिता का चैंपियन बनना था। इसके अलावा अगर वह अभी खुशी और बाकियों को हरा भी देता तो भी यह बेमानी था। प्रतियोगिता के दौरान ऐसा करना कहीं बेहतर और ज्यादा सार्थक होता। उस समय वह निश्चित रूप से सभी को बताएगा कि हिडन स्वॉर्ड पीक और वह गोपाल अच्छी तरह से योग्य चैंपियन था। हम जब तक हो सके दिखाओ। जब मुकाबला शुरू होगा तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि तुम्हारा मुझसे सामना ना हो। गोपाल ने रमेश वर्मा और अन्य लोगों को ठंडेपन से देखा, फिर मुड़कर चले गए। इसी समय एक उपहासपूर्ण आवाज सुनाई दी। ये तो वाकई मजेदार है। वह तो काय है, फिर भी इतनी कठोर बातें कहने की हिम्मत करता है। जब खुशी ने यह सुना तो वह हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। यहाँ तक कि सुप्रिया, जो हमेशा से ठंडी और अलग थलग रहती थी, भी रमेश वर्मा की बातें सुनकर हंस पड़ी। गोपाल का चेहरा स्याही की तरह काला पड़ गया था। वह दौड़कर रमेश वर्मा का गला घोंट देना चाहता था। घिनौना, इस आदमी ने तो मुझे काय तक कह दिया। क्या वह मुझे उसे मारने की चुनौती दे रहा है? गोपाल की आंखें क्रोध से भर गईं और उसका शरीर कांपने लगा। हालांकि जब उसने अपने पिता के निर्देशों के बारे में सोचा तो उसने अपने दिल में क्रोध को बलपूर्वक दबा दिया। नहीं, यह आदमी जानबूझकर मुझे उकसा रहा है। मैं बेवकूफ नहीं बन सकती। जब गोपाल वहां से चला गया तो वह दांत पीस रहा था। जहां तक छिपी तलवार चोटी के साधकों की बात है, वे स्वाभाविक रूप से रमेश वर्मा द्वारा अपमानित होने के लिए वहां नहीं रह सकते थे, इसलिए वे जल्दी से गोपाल के पीछे चले गए। गोपाल और अन्य लोगों के चले जाने के बाद खुशी रमेश वर्मा के पास आया और उसके कंधे पर थपथपाया।
यंग मास्टर रमेश का प्रदर्शन अभी बहुत अच्छा था, इसे जारी रखें। हे, ये सब सिस्टर जियून की शिक्षाओं की बदौलत था। मैं डींगे नहीं हाँकूंगी, लेकिन हालांकि मैं लड़ने में अच्छी नहीं हूँ, लेकिन जब बात झगड़ने की आती है तो अगर मैं दूसरे नंबर पर हूँ तो कोई भी पहले होने का दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर वे सभी कमज़ोर लोग मुझ पर हमला कर देते तो भी मैं उनसे कोई भी बहस जीत सकता था, रमेश वर्मा ने मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से कहा। ये सुनकर सभी के मुंह खुले के खुले रह गए और उन्होंने जानबूझकर रमेश वर्मा से दूरी बनाए रखी। भविष्य में कौन इस आदमी को उकसाने की हिम्मत करेगा। उसका मुंह बहुत जहरीला था। थोड़ी देर बाद तनवीर बैठक हॉल से बाहर चला गया। शोरगुल वाला चौक अचानक शांत हो गया और सभी की नज़रें तनवीर पर पड़ गईं। साथ ही जूनियर भाइयों और बहनों, 7 पीक्स प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। कृपया मार्शल आर्ट के मैदान में आइए, तनवीर ने स्पष्ट स्वर में कहा। फिर उन्होंने नेतृत्व संभाला और मार्शल आर्ट के मैदान की ओर चल पड़े। चौक में ही मार्शल आर्ट का मैदान भी था। यहीं पर संप्रदाय के साधक आमतौर पर अपनी युद्ध तकनीकों का अभ्यास और कुश्ती लड़ा करते थे। सभी लोग जल्दी से तनवीर के पीछे चले गए। जब वे मार्शल आर्ट के मैदान में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि महान वन्य दिव्य संप्रदाय के प्रमुख पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। ... हालांकि मेघ आकाश शिखर सबसे अलग था। अन्य चोटियों के साधकों की तुलना में, जिनकी संख्या दर्जनों या सैकड़ों नहीं, मेघ आकाश शिखर पर केवल 3 ही थे। इसके अलावा केवल 2 ही वास्तविक शिष्य थे। वीर सिंह बीच में बैठा था। वहां इकट्ठा हुए अनगिनत साधकों को देखकर वह मुस्कुराया। जवान होना अच्छा है। मैं उन दिनों को याद किए बिना नहीं रह सकता जब हम भी उनकी तरह जोशीले थे। कितना अफसोस है, पलक झपकते ही कई 100 साल बीत गए और हमारे ज्यादा साथी अब नहीं बचे। मैं हमेशा सोचता रहा हूं कि क्या पुरानी पीढ़ी महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय की विरासत को युवा पीढ़ी तक सफलतापूर्वक पहुंचा पाएगी, लेकिन ये देखते हुए कि विभिन्न चोटियों के युवा साधक सभी प्रतिभाशाली हैं, मैं अंततः निश्चिंत हो सकता हूं। वीर सिंह के शब्द सुनकर अन्य प्रमुख भ्रमित हो गए। वरिष्ठ भाई वीर सिंह, आप इतने भावुक क्यों हो गए हैं? यह आप जैसे नहीं हैं, जयवीर ने संदेह से पूछा। हा, लोग अंततः बूढ़े हो जाएंगे और कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम बुजुर्गों को सोचना होगा। वीर सिंह मुस्कुराया। वास्तव में जब 100 साल पहले चीफ रघुवीर का निधन हुआ था तो उनके मन में पहले से ही ऐसे ही विचार थे। ठीक है, चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते। स्लिम फिट। जैसे ही जयवीर आगे बोलने वाला था, वीर सिंह ने अपना हाथ हिलाया और उठ खड़ा हुआ। उनकी आवाज पूरे महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय में घंटे की तरह गूंज उठी। मैं इस द्वारा घोषणा करता हूं कि महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय की शताब्दी में एक बार होने वाली 7 चोटियों की प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। 7 पीक्स प्रतियोगिता में कुल 8 पुरस्कार हैं। इन पुरस्कारों को प्राप्त करने के लिए चयन के विभिन्न चरणों से गुजरना होगा और शीर्ष 8 में प्रवेश करना होगा। अगर आप चैंपियन बन गए तो आपको एक पृथ्वी स्तरीय आध्यात्मिक जड़ी बूटी मिलेगी जो महान दाव का दिव्य फल है। इसके अलावा कई उच्च स्तरीय औषधीय गोलियां भी हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय के साधक उत्साह से भर उठे। हे भगवान, ये वास्तव में महान दाव का दिव्य फल है। संप्रदाय गुरु सचमुच बहुत उदार हैं। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि वीर सिंह एक शीर्ष श्रेणी की पृथ्वी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटी को 7 चोटियों की प्रतियोगिता का शीर्ष पुरस्कार बनाने के लिए तैयार होगी। यह एक दिव्य निधि थी जो साधक की बोध क्षमता को बढ़ा सकती थी। इसका मूल्य सामान्य पृथ्वी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से कहीं अधिक था। इतना ही नहीं, बल्कि महान दाव का दिव्य फल साधक को अगले स्तर तक पहुंचने के लिए इसका उपभोग करने की भी अनुमति देता है। राहुल भी इस इनाम से उत्साहित था। अगर उसे यह इनाम मिल जाता तो वह इस व्यवस्था से और भी ज्यादा इनाम पा सकता था। बेशक यह उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं था, लेकिन अपने शिष्यों को यह इनाम देने से व्यवस्था का क्रिटिकल रिवॉर्ड मल्टीप्लायर सक्रिय हो जाता, जिससे उसे शायद कुछ उपयोगी मिल जाता। जुगे युयू, जो मार्शल आर्ट मैदान के नीचे बैठे थे, ने यह सुना और जल्दी से राहुल की ओर देखा। जब उसे एहसास हुआ कि उसके शिक्षक को इनाम की परवाह है तो उसकी नज़र धीरे धीरे दृढ़ हो गई। ये दिव्य फल गुरु के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चाहे कुछ भी हो, मुझे 7 चोटियों की प्रतियोगिता का विजेता बनना ही है। उसी समय जिस दिशा में हिडन स्वॉर्ड पीक के साधक एकत्रित थे, गोपाल, जो मूल रूप से उदास था, ये सुनकर मुस्कुराया। इनाम बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिताजी ने कहा था। यह एक अत्यंत दुर्लभ दिव्य फल है। चाहे कुछ भी हो, मुझे 7 चोटियों की प्रतियोगिता का विजेता बनना ही है। अगर मुझे ये दिव्य फल मिलता रहा तो पिताजी अगले लोक में पहुंच सकते हैं। वीर सिंह के शब्दों ने पूरे महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय को उत्तेजित कर दिया था। हर किसी की आंखें लालच और प्रत्याशा से चमक रही थीं। इस समय जयवीर ने अपने बगल में राहुल को तिरस्कारपूर्वक देखा और कहा, जूनियर भाई राहुल की अभिव्यक्ति को देखते हुए ऐसा लगता है कि आप चैंपियन की स्थिति के लिए इनाम जीतने के लिए दृढ़ हैं। वरिष्ठ भाई जयवीर, आप मजाक कर रहे हैं। क्लाउड स्काई पीक से केवल 2 शिष्य हैं और वे अभी कुछ समय पहले ही संप्रदाय में शामिल हुए हैं। वे आज केवल प्रतियोगिता का अनुभव लेने के लिए यहाँ आए हैं, राहुल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ये तो बस मेरे 2 शिष्यों के लिए प्रशिक्षण है। वे चैंपियनशिप जीत ही नहीं सकते। हे। ये सुनकर सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। प्रश्नवाचक चिन्ह। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया।
सबने सुना था कि मेघ आकाश शिखर पर एक प्रतिभाशाली साधक है जो 5 दिनों में दिव्य रहस्यलोक के प्रथम स्तर पर पहुंच गया है। तब से 3 महीने बीत चुके थे और किसी को नहीं पता था कि सुप्रिया का वर्तमान साधना स्तर क्या था। राहुल के व्यक्तित्व को देखते हुए ये स्पष्ट था कि वह अचानक सभी को आश्चर्यचकित करने से पहले शांत रहना पसंद करता था, वरना 100 साल तक गाली गलौज न सहते और आज ही अपनी ताकत दिखाते। इस बंदे का शिष्य भी शायद वैसा ही था। यद्यपि सरदार मन ही मन कोस रहे थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये देखकर टीचर निशा ने राहुल के कपड़े खींचे और धीरे से कहा, जूनियर भाई राहुल, आज की प्रतियोगिता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अगर क्लाउड स्काई पीक सचमुच हार गया तो सीनियर जयवीर आपको दबाने का यह मौका जरूर जाने देंगे। फिर राहुल ने राहुल को गहराई से देखा, जिससे वह शर्मा गई और दूसरी ओर देखने लगी। वरिष्ठ बहन टीचर निशा, क्या आप मेरे बारे में चिंतित हैं? ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारी चिंता कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बस यही दुआ कर रहा हूँ कि क्लाउड स्काई पीक पहले ही राउंड में बाहर हो जाए। फिर मेरा वाटर स्काई पीक आखिरी नंबर पर तो बिल्कुल नहीं आएगा। टीचर निशा ने कुछ बकवास की और फिर जल्दी से मुड़कर चला गया। ये सुनकर राहुल मुस्कुराया। क्लाउड स्काई की चोटी सबसे नीचे कैसे हो सकती है? सुप्रिया ऐसा होने ही नहीं देता था। थोड़ी ही देर में विभिन्न चोटियों से आए किसानों के लिए लॉटरी निकालने का काम पूरा हो गया। ठीक इसी समय कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में जयवीर ने कुछ शब्द कहने के लिए ये गारंटी दी कि इस वर्ष की 7 पीक्स प्रतियोगिता का निर्णय बिल्कुल निष्पक्ष होगा। बेशक हर कोई अच्छी तरह से जानता था कि जयवीर शायद हिडन स्वॉर्ड पीक के प्रति पक्षपाती था। तभी वीर सिंह ने अपनी आस्तीन लहराई। विशाल चौक अचानक कांप उठा और 8 अखाड़े उठ खड़े हुए। राहुल तुरंत वहां गया जहां खुशी, सुप्रिया और रमेश वर्मा खड़े थे। नमस्कार गुरुजी। खुशी और सुप्रिया सम्मानपूर्वक झुके। चीफ राहुल, ये जयवीर नाम का व्यक्ति सचमुच बहुत ही दुष्ट और चालाक है। इसने लॉटरी के नतीजों में भी गड़बड़ी की है। उसी समय रमेश वर्मा गाली देते हुए वहां आए। राहुल को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि जयवीर प्रतियोगिता में दखल देने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। हालांकि यह आदमी चाहे कोई भी चाल चले, अंतिम परिणाम नहीं बदल पाएगा। राहुल ने अपने दोनों शिष्यों की ओर देखा। उन्हें शांत देखकर वह बहुत संतुष्ट हुआ। उसके शिष्य वाकई बाकियों से कहीं बेहतर थे। राहुल का मुंह फड़क उठा जब उसने रमेश वर्मा को देखा, जो अभी भी जयवीर को कोस रहा था। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। वो हमें खुलेआम नहीं हरा सकता, इसलिए उसने गंदी चालें चलीं। ये प्रतियोगिता का केवल पहला दौर है, लेकिन बहन यूयुए और बहन शियुन पहले ही हिडन स्वॉर्ड पीक के साधकों का सामना कर चुकी हैं। बहन यूयुए को शायद कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन बहन शियुन अभी भी साधना में नहीं है। वे शायद उन्हें एक उदाहरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रमेश वर्मा ने छिपे हुए तलवार शिखर की दिशा में घूरते हुए शाप दिया। ये सुनते ही खुशी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने रमेश वर्मा के सिर पर थप्पड़ मारा। तुम क्या कहना चाह रहे हो? क्या मैं तुम्हें इतनी कमजोर लग रही हूँ? खुशी थोड़ी नाखुश थी। हालांकि वह सुप्रिया जितनी ताकतवर नहीं थी, फिर भी वह एक सच्ची प्रथम स्तरीय भौतिकीकरण क्षेत्र साधक थी। पिछले 30 दिनों के भीतर खुशी ने लगातार कीमती हड्डी के भीतर निहित शक्ति को परिष्कृत किया था और कुछ समय पहले ही वह भौतिकीकरण के क्षेत्र में पहुंच गई थी। वह अपने शिक्षक को आश्चर्यचकित करने के लिए 7 पीक्स प्रतियोगिता में अपनी ताकत दिखाने की योजना बना रही थी। खांसी, बहन जियुन, मेरा यह मतलब नहीं था। उसने खुशी को गलत भाव से देखा। मैंने पूछताछ करने के लिए कुछ पैसे खर्च किए। हिडन स्वॉर्ड पीक का वह साधक जिससे तुम लड़ोगे, पहले ही दिव्य रहस्य क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच चुका है। जयवीर ने जानबूझकर उसे तुमसे निपटने के लिए तैयार किया था। मैं बस तुम्हारे लिए चिंतित था। खुशी उदासीन रहा। एकमात्र 9वें स्तर का दिव्य रहस्यवादी क्षेत्र साधक उसका प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य कैसे हो सकता है? ठीक है, अभी तो प्रतियोगिता का पहला दौर है। ऐसे मामलों पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे ही रमेश वर्मा आगे बताने वाले थे, राहुल ने हाथ हिलाकर उन्हें बीच में रोक दिया। प्रतियोगिता शुरू होने में अभी 60 मिनट बाकी हैं, इसलिए आपको अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। यहाँ प्रत्येक प्रतिभागी को अपने अपने क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों में से एक माना जाता है। मेरी तुमसे कोई खास अपेक्षाएं नहीं हैं। बस अपना सर्वश्रेष्ठ करो। अगर तुम्हें सचमुच कोई खतरा हो तो तुरंत हार मान लो। मैं नहीं चाहता कि मेरे प्यारे शिष्यों को एक छोटी सी प्रतिस्पर्धा की वजह से चोट पहुंचे। यह इसके लायक नहीं है। राहुल ने उन्हें सौम्य दृष्टि से निर्देश दिया। खुशी और सुप्रिया इस बात से प्रभावित हुए। उन्होंने इस प्रतियोगिता के दौरान क्लाउड स्काई पीक को शर्मिंदा नहीं करने का भी मन बना लिया। चिंता मत करो गुरुजी, हम आपको निराश नहीं करेंगे। 7 चोटियों की प्रतियोगिता के लिए सुप्रिया पिछले 3 महीनों से लगातार तैयारी कर रही थी। अब अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया था। हर बार जब वह जयवीर को देखती थी तो उसे राहुल के प्रति उसके तिरस्कारपूर्ण शब्द याद आ जाते थे। वह उससे व्यक्तिगत रूप से बदला लेना चाहती थी। ठीक है, अब आप सब तैयारी शुरू कर सकते हैं। जब वे चले गए तो राहुल मुस्कुराया। उसके शिष्य वाकई लड़ने के जोश से भरे हुए थे। हालांकि जब वह रमेश वर्मा की ओर देखने के लिए मुड़ा तो उसका मुंह फड़क उठा। ये आदमी फिर से इतना शरारत क्यों कर रहा था? वो हर जगह खूबसूरत औरतों को घूर रहा था। क्या उसे अपनी औलाद वाली छवि नहीं बनाए रखनी चाहिए थी?
इस समय पहले क्षेत्र के ऊपर वीर सिंह, जयवीर और कुछ अज्ञात लोग बैठे थे और चर्चा कर रहे थे। साथ ही ताओवादी गोंगसुन, मैंने सुना है कि महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय की 7 चोटियों की प्रतियोगिता पूर्वी महाद्वीप के भव्य आयोजनों में से एक है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखने के लिए 100 साल इंतजार किया है, काले वस्त्र पहने एक वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर वीर सिंह केवल मुस्कुराए और कुछ नहीं बोली। काले वस्त्र पहने वह वृद्ध व्यक्ति स्वर्गीय पर्वतीय दिव्य संप्रदाय का महान बुजुर्ग था तथा मनीष तिवारी का शिक्षक एल्डर टोंटियन भी था। एल्डर टोंटियन एक उच्च स्तरीय रहस्यवादी प्रभु लोक साधक थे जिनकी तुलना वीर सिंह से की जा सकती थी। वे अच्छे दोस्त भी थे और युवावस्था में साथ मिलकर कई साहसिक यात्राओं पर गए थे। जब उन्होंने सुना कि महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय 7 चोटियों की प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा है तो एल्डर टोंटियन बिना किसी हिचकिचाहट के वहां आ गए। वीर सिंह ने उनका स्वागत किया। खैर, दूसरी चोटियों के सरदार भी अपने दोस्तों को प्रतियोगिता देखने के लिए बुला सकते थे। ओह ठीक है, मैंने सुना है कि महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय ने एक युवा रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ को जन्म दिया जिसने अमर दिव्य संप्रदाय के 3 बुजुर्गों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। क्या ये सच है? एल्डर टोंटियन ने पूछा। मनीष तिवारी, जो एल्डर टोंटियन के पीछे खड़ा था, ने यह सुना और उसकी आंखें चमक उठीं। प्रतियोगिता का निरीक्षण करने के लिए उसने एल्डर टोंटियन का अनुसरण किया था, जिसका कारण वास्तव में राहुल था। जब से उसने राहुल की तलवार चलाने की तकनीक देखी थी, मनीष तिवारी उस पर मोहित हो गया था। वीर सिंह ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या राहुल की प्रतिष्ठा इतनी महान थी कि स्वर्गीय पर्वत दिव्य संप्रदाय के महान बुजुर्ग ने भी उसके बारे में सुना था? यद्यपि वह उलझन में था, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आखिरकार राहुल महान निर्जन दिव्य संप्रदाय का एक प्रमुख था। राहुल की जितनी ज्यादा प्रतिष्ठा उतनी ही ज्यादा महान निर्जन दिव्य संप्रदाय की प्रतिष्ठा। साथ ही ताओवादी टोंटियन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप क्लाउड स्काई पीक से मेरे कनिष्ठ भाई का उल्लेख कर रहे हैं, वीर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तो अफवाहें सच हैं। महान वन्य क्षेत्र दैवीय संप्रदाय में सचमुच एक युवा रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ है। एल्डर टोंटियन हैरान थे। क्लाउड स्काई पीक उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा चीफ रघुवीर ने अर्जित की थी। ये सुनकर वीर सिंह हंस पड़ा। जूनियर ब्रदर राहुल वही शिष्य हैं जिन्हें चीफ रघुवीर ने अपने जीवन काल में ही अपना शिष्य बना लिया था। वे एक साधारण व्यक्ति हैं और उन्होंने कभी भी प्रसिद्धि और गौरव को ज्यादा महत्व नहीं दिया। वह हमारे संप्रदाय के साथ लगभग 100 वर्षों से जुड़े हुए हैं, लेकिन अधिकांश समय वे क्लाउड स्काई शिखर पर ही रहे हैं। ये सुनकर एल्डर टोंटियन और भी अधिक आश्चर्यचकित हुए। मात्र 100 वर्ष, फिर भी वह रहस्यवादी प्रभु के दायरे में पहुंच गया। राहुल की प्रतिभा कितनी भयानक थी। एल्डर टोंटियन ने अचानक मनीष तिवारी की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि राहुल की प्रतिभा मनीष तिवारी से कहीं ज्यादा थी। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मनीष तिवारी न केवल तिवारी परिवार के संत थे, बल्कि स्वर्गीय पर्वतीय दिव्य संप्रदाय के भी संत थे। उनके पास जन्मजात दाव शरीर था और उनमें मुहरबंद अमर लोक तक पहुंचने की क्षमता थी। वह पीढ़ी दर पीढ़ी एक जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हालांकि अगर राहुल की प्रतिभा उससे ज्यादा थी, तो क्या राहुल का शरीर मनीष तिवारी के जन्मजात दाव शरीर से भी बेहतर था? जब वे चर्चा कर रहे थे तो सफेद कपड़े पहने एक व्यक्ति वहां आया। गुरुजी, वह व्यक्ति क्लाउड स्काई पीक का प्रमुख राहुल है, मनीष तिवारी ने राहुल को देखते ही एल्डर टोंटियन से जल्दी से कहा। जब एल्डर टोंटियन ने राहुल को देखा तो वह दंग रह गए। वीर सिंह ने जो कहा वह सच था। यह व्यक्ति वाकई प्रतिभाशाली था और इसमें सीलबंद अमर क्षेत्र विशेषज्ञ बनने की क्षमता थी। महान वन्य दिव्य संप्रदाय का उदय होने जा रहा है। इस समय तक राहुल समूह तक पहुंच चुका था। नमस्कार वरिष्ठ भाई वीर सिंह, राहुल ने अभिवादन किया, फिर अपनी निर्धारित सीट पर जाकर बैठ गया। वीर सिंह ने मुस्कुराते हुए जल्दी से दूसरों का परिचय राहुल से कराया। कनिष्ठ भाई, ये स्वर्गीय पर्वत दिव्य संप्रदाय के महान बुजुर्ग एल्डर टोंटियन हैं। वह यहाँ खास तौर पर 7 पीक्स प्रतियोगिता देखने आए थे। अरे हाँ, हम अभी तुम्हारे बारे में भी बात कर रहे थे। क्या बात है, क्या बात है? ये सुनकर राहुल की आंखें सिकुड़ गईं और उसने एल्डर टोंटियन की ओर देखा। हालांकि जब उन्होंने एल्डर टोंटियन के बगल में मनीष तिवारी को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि कैसे बात फैल गई थी। चीफ राहुल, हम फिर मिलेंगे, मनीष तिवारी ने सम्मानपूर्वक कहा। राहुल ने सिर हिलाया। इस समय एल्डर टोंटियन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने चीफ राहुल के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं। अब जब मैंने आपको खुद देखा है तो मैं कह सकता हूं कि आप वाकई अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं। मैं सचमुच आपकी प्रशंसा करता हूं। बड़े टोंटियन, आप बहुत दयालु हैं। आपकी तुलना में मेरा अनुभव बहुत कम है। मुझे भविष्य में आपसे बहुत कुछ सीखना है, राहुल ने बहुत विनम्रता से कहा। एल्डर टोंटियन ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इतनी प्रशंसा के बावजूद भी यह व्यक्ति इतना शांत रह सका। साधकों में ऐसी मनस्थिति दुर्लभ थी। हा, चीफ राहुल बहुत विनम्र हैं। रहस्यवादी दुनिया में शक्तिशाली लोगों का सम्मान किया जाता है, इसलिए चीफ राहुल ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हमें अपना सहकर्मी मानना चाहिए, न कि कनिष्ठ। वैसे मैं तुमसे कुछ 100 साल बड़ा हूं, लेकिन एक रहस्यवादी प्रभु लोक साधक भी हूं। तुम्हारी तुलना में मेरी प्रगति शर्मनाक रही है। राहुल मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं बोला। पास में जयवीर भावशून्यता से राहुल को देख रहा था और अपने दिल में पागलों की तरह कोस रहा था। मैं देखता हूं तुम कब तक घमंडी बने रह सकते हो।
वह एल्डर टोंटियन को दिखाएगा कि महान निर्जन दिव्य संप्रदाय में कौन सा गुट सबसे मजबूत था। राहुल शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन उसके शिष्यों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। जयवीर ने जानबूझकर उन्हें पहले दौर में हिडन स्वॉर्ड चोटी के 2 शक्तिशाली साधकों से लड़ने के लिए तैयार किया था। हालांकि उन्हें सिर्फ राहुल के शिष्यों की ताकत का परीक्षण करना था, लेकिन बेहतर होगा कि वे सुप्रिया और खुशी को हरा दें। यह ऐसी बात है जिसे वह राहुल को कभी नहीं भूलने देगा। वे दोनों आपके शिष्य हैं, है ना? इस समय एल्डर टोंटियन की नज़र खुशी और सुप्रिया पर पड़ी। नमस्कार एल्डर टोंटियन, सुप्रिया और खुशी ने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। हम चीफ राहुल, आपके दोनों शिष्य बहुत असाधारण हैं। एल्डर टोंटियन स्वाभाविक रूप से उनकी दिव्य हड्डियों और उनकी असाधारण प्रतिभा का पता लगा सकते थे। राहुल मुस्कुराया और जवाब देने ही वाला था, लेकिन जयवीर ने इस अवसर को चुना और थोड़ा उपहासपूर्ण लहजे में बात में शामिल हो गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कनिष्ठ भाई राहुल, आपके दोनों शिष्यों को एल्डर टोंटियन से बहुत प्रशंसा मिली है। मुझे यकीन है कि वे 7 पीक्स प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तुलनात्मक रूप से मेरे शिष्य थोड़े कमजोर लगते हैं। बुजुर्ग टोंटियन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह राहुल और जयवीर के बीच की दुश्मनी को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि आज कोई शो देखने को मिलेगा। राहुल ने जयवीर को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने दोनों शिष्यों की ओर देखने लगा। क्या तुम लड़कियों ने सुना? तुम्हारे मार्शल अंकल गाओ तुम दोनों को बहुत मानते हैं, इसलिए उन्हें निराश मत करना। चिंता मत करो गुरुजी, हम उसे निराश नहीं करेंगे। खुशी हल्के से मुस्कुराए। चूंकि जयवीर ने उनके लिए हिडन स्वॉर्ड पीक शिष्यों से लड़ने का इंतजाम किया था, इसलिए वह उसे बता देगी कि क्या हो रहा है। माहौल अजीब हो गया। यद्यपि दोनों प्रमुख ऊपरी तौर पर विनम्र प्रतीत होते थे, परंतु वास्तव में उनके बीच शत्रुता की भावना व्याप्त थी। जयवीर के पीछे हरे कपड़े पहने एक युवक खड़ा था। यह जियाओ फैंग था, जो सुप्रिया और दिव्या के समान गांव से आया था। सुप्रिया के आत्मविश्वास भरे भाव को देखकर जियो फैंग का चेहरा जटिल भावनाओं से भर गया। वह व्यक्ति था जिसे भर्ती करने के लिए प्रमुखों में लड़ाई हुई थी, लेकिन सुप्रिया अब उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। ये कहा जा सकता है कि सुप्रिया की वजह से जियाओ फैंग को जयवीर ने नज़रअंदाज कर दिया था। जियाओ फैंग ईर्ष्या से राहुल को देख रहा था। कितना अच्छा होता यदि वह चीफ राहुल का शिष्य बन जाता। हालांकि उसके आसपास के लोगों ने जियो फैंग की असामान्य अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। राहुल ने अखाड़े को देखने के बाद खुशी से कहा, मेरे प्यारे शिष्य, तुम्हें अब निकल जाना चाहिए। खुशी ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और फिर अखाड़े की ओर चल दिया। आखिरकार प्रतियोगिता शुरू हो गई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रतियोगिता का पहला मैच क्लाउड स्काई पीक और हिडन स्वॉर्ड पीक के बीच होगा। ये दिलचस्प होने वाला है। खुशी को अखाड़े की ओर बढ़ते देख भीड़ तुरंत उत्साहित हो गई। हर कोई दोनों चोटियों के बीच संघर्ष के बारे में जानता था, इसलिए यह निश्चित रूप से एक धमाकेदार मुकाबला होगा। इस समय पहला क्षेत्र सबसे अधिक जीवंत था, क्योंकि अधिकांश दर्शकों ने खुशी की लड़ाई देखने के लिए चुना था। मैंने सुना है कि यह छोटी बहन अभी 1 महीने पहले ही संप्रदाय में शामिल हुई है। उसकी साधना का स्तर ज्यादा ऊंचा नहीं होगा। क्या तुम्हें लगता है कि वह बिना लड़े हार जाएगी? कहना मुश्किल है। आखिरकार वो चीफ राहुल की शिष्या है। खैर, हम सब तो यहाँ सिर्फ तमाशा देखने आए हैं। जब खुशी अखाड़े में पहुंचा तो जयवीर के मुंह पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। फिर उसने अपने पीछे खड़े एक शिष्य की ओर इशारा किया। जाना टीचर, चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। खुशी के प्रतिद्वंदी का नाम वांग जुओ था। जयवीर की बातें सुनकर उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान आ गई और वह उछल पड़ा। वांग जुओ के शरीर से चमकदार लाल रोशनी निकल रही थी जब वह अखाड़े की ओर उड़ रहा था। उसी क्षण भीड़ में उत्साह फैल गया और सभी लोग चिल्लाने और जयकार करने लगे। एल्डर टोंटियन ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। साथ ही दाववादी जयवीर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका शिष्य अग्निगुप्त तकनीक का अभ्यासी होगा। जयवीर मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मेरे इस शिष्य में यद्यपि साधना की कमी है, फिर भी उसके शरीर में अग्नि के साथ स्वाभाविक लगाव है। यही कारण है कि मैंने उसे गुप्त तकनीक की साधना करने की अनुमति दी। इतना विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा संविधान अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा लगता है कि साथी दाववादी जयवीर के सभी शिष्य असाधारण प्रतिभा वाले हैं। एल्डर टोंटियन मुस्कुराए और फिर राहुल की ओर देखा। जब उसने देखा कि उसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया है और वह शांत है, तो वह और भी अधिक उत्सुक हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि राहुल के शिष्य के पास कुछ और भी असाधारण चीज थी? जब जयवीर ने यह सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और उसने गर्व से कहा, साथी ताओवादी टोंटियन, आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन यद्यपि मेरे शिष्य का संविधान दुर्लभ है, इसकी तुलना जूनियर भाई राहुल के शिष्य से नहीं की जा सकती। वह लड़की जूनियर ब्रदर यी की दूसरी शिष्या है। वह एक अद्वितीय प्रतिभा है और उसमें उच्चस्तरीय दिव्य अस्थि है। जयवीर ने जानबूझकर यह खुलासा किया कि खुशी के पास एक उच्चस्तरीय दिव्य अस्थि है ताकि उसकी प्रतिभा को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा सके। एक बार वो हार गई तो वो इसका इस्तेमाल राहुल को नीचा दिखाने के लिए कर सकता था। ये सुनकर राहुल ने जयवीर को उदासीनता से देखा। वरिष्ठ जयवीर के शब्द सत्य हैं। मेरी शिष्या सचमुच बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि उसने अभी 1 महीने पहले ही साधना शुरू की है। वरिष्ठ भाई की शिष्या जो 3-4 सालों से साधना कर रही है की तुलना में उसके पास पर्याप्त समय नहीं है।
वरिष्ठ भाई, चूंकि आपका शिष्य इतने लंबे समय से साधना कर रहा है, मुझे यकीन है कि वह भौतिकता के क्षेत्र में पहुंच गया है ना? जब जयवीर ने यह सुना तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदसूरत हो गई। वह स्वाभाविक रूप से अपने दिल में जानता था कि राहुल ने जानबूझकर उन दोनों के बीच के अंतराल का उल्लेख किया था कि वे कितने समय से साधना कर रहे थे। इस प्रकार भले ही खुशी को वांग जुओ ने हरा दिया हो, फिर भी एक बहाना था। ... ये सुनकर एल्डर टोंगटियन बस मुस्कुरा दिए। हालांकि मनीष तिवारी बाज की तरह खुशी को देख रहा था। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ कि खुशी निश्चित रूप से उतनी सरल नहीं थी जितनी वह दिखती थी। वांग जुओ आग की लपटों में घिरा हुआ नीचे उतरा और एक चमकदार प्रवेश किया। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। मैं हिडन स्वॉर्ड पीक का वांग जुओ हूँ। कृपया मुझे बताएं, छोटी जूनियर बहन। ये सुनकर खुशी ने भी विनम्रता से प्रणाम किया। क्लाउड स्काई पीक के खुशी। वरिष्ठ भाई, कृपया मुझे ज्ञान दें। जज उनके पास आए और पूछा, क्या तुम दोनों तैयार हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। हाँ, दोनों ने एक साथ उत्तर दिया। बहुत अच्छा। ऐसी स्थिति में मैच अभी शुरू होगा। जैसे ही जज ने हरी झंडी दी, भीड़ उत्साह से भर गई। इस समय वांग जुओ के हाथ पर भंडारण की अंगूठी लहराई और उसके हाथ में अचानक एक तेज तलवार दिखाई दी। उसी समय उनकी 9वीं स्तर की दिव्य रहस्यमय आभा प्रकट हुई, जिसने देखने वालों को आश्चर्यचकित कर दिया। वांग जुओ सचमुच एक गुप्त तलवार शिखर साधक बनने के योग्य था। वह इतनी कम उम्र में इस स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि खुशी शांत और भावशून्य रहा। छोटी बहन, तुम्हें सावधान रहना होगा। मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। वांग जुओ दहाड़ा। उसके हाथ में तलवार धधकती लपटों के साथ फूट पड़ी और उसने धरती हिला देने वाली ताकत से खुशी पर वार किया। वह क्यों नहीं बच रही है? जब सबने ये देखा तो वे हैरान रह गए। वह क्या सोच रही थी? पास ही ये दृश्य देखकर जयवीर के होंठ सिकुड़ गए। वह पहले से ही सोच रहा था कि राहुल को कैसे अपमानित किया जाए। हालांकि इस समय स्थिति अचानक बदल गई। खुशी ने एक कदम आगे बढ़ाया और नरक अग्नि तकनीक की शक्ति उभरी। उसी क्षण एक चूषण बल अचानक बाहर आया, जिसने वांग जुओ के ज्वाला हमले को तुरंत अवशोषित कर लिया। ये क्या हो रहा है? खुशी की ताकत इतनी भयानक कैसे हो सकती है? आसपास का माहौल तुरंत मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हर कोई सदमे में देख रहा था। वीर सिंह भी ये देखकर दंग रह गया। ये वास्तव में नरक की आग की तकनीक है। एल्डर टोंगटियन ने नरक अग्नि तकनीक को भी मान्यता दी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि खुशी नरक अग्नि तकनीक का उपयोग करने में सक्षम होगा, विशेष रूप से एक कनिष्ठ शिष्य को जो मुश्किल से 1 महीने से अधिक समय से साधना कर रहा था। एल्डर टोंगटियन ने राहुल को गौर से देखा। जब उन्होंने उसके चेहरे पर शांति देखी तो उन्हें एहसास हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि यह आदमी बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। हालांकि जयवीर की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। ये वास्तव में स्वर्ग स्तर की दिव्य शक्ति है, नरक की आग। मनीष तिवारी को अचानक ईर्ष्या का एहसास हुआ। यद्यपि वह स्वर्गीय पर्वत दिव्य संप्रदाय का संत था, फिर भी वह स्वर्ग स्तर की दिव्य शक्तियों की साधना करने के लिए योग्य नहीं था। फिर भी प्रमुख राहुल का सबसे नया शिष्य अब अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा था। ऐसा व्यवहार सचमुच ईर्ष्यापूर्ण था। ठीक इसी समय जयवीर ने उदास भाव से कहा, कनिष्ठ भाई राहुल, आपने 7 चोटियों की प्रतियोगिता के लिए वाकई बहुत मेहनत की है। आपने एक ऐसे शिष्य को, जिसने अभी अभी संप्रदाय में प्रवेश किया है, स्वर्ग स्तर की दिव्य शक्ति प्रदान की है। मैं क्यों नहीं कर सकता? राहुल मुस्कुराए। मैंने अपने शिष्यों के साथ कभी कंजूसी नहीं की। जब तक यह उनके लिए उपयुक्त है, मैं उन्हें कुछ भी और सब कुछ सिखाऊंगा। जब सबने ये सुना तो उनके चेहरे ईर्ष्या से भर गए। यह अविश्वसनीय था। ऐसा शिक्षक कैसे हो सकता है? इसके अलावा राहुल की वर्तमान अभिव्यक्ति से हर कोई बता सकता था कि वह स्वर्ग स्तर की दिव्य शक्तियों को अधिक महत्व नहीं देता था। बेशक वीर सिंह और अन्य लोग भ्रमित थे। राहुल को ये दिव्य शक्तियां कैसे और कहां से मिलीं? क्या महाराणा प्रताप शुवान द्वारा छोड़ी गई विरासत का हिस्सा हो सकती हैं? हर कोई जानता था कि प्रत्येक शिखर की अपनी अनूठी विरासत तकनीक होती है। प्रत्येक चोटी के प्रभारी सरदारों के अलावा किसी और को उससे संपर्क करने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार प्रत्येक चोटी की विरासत एक रहस्य बनी रही। राहुल के शब्दों से जयवीर को बहुत गुस्सा आया। जुगे युयु, जो राहुल के पीछे खड़ा था, उसे ये देखकर गुदगुदी हुई। उसे उसकी शिक्षिका के साथ खिलवाड़ करने का उचित दंड मिला। ऐसा कहा जा रहा है कि वह इस बात के लिए भी बहुत आभारी थी कि उसे राहुल ने चुना था, जिनकी दयालुता और उदारता ने उसे अपनी साधारण शुरुआत के बावजूद इस मुकाम तक पहुंचने की अनुमति दी थी। दूसरी ओर रमेश वर्मा राहुल के हाव भाव से बहुत प्रभावित हुए। कितना दबंग! अल्पविराम। ... यह एहसास होने पर कि उसके ज्वाला आक्रमण को दूसरे पक्ष ने पूरी तरह से निगल लिया है, वांग जुओ के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। वह और भी ज्यादा क्रोधित हो गया, खासकर जब उसने देखा कि हर कोई उसे कितनी घृणा भरी नजरों से देख रहा है। यदि वह आज खुशी से हार गया तो भविष्य में वह अपने साथी शिष्यों के सामने अपना सिर कैसे उठा पाएगा? घृणित! वांग जुओ की आंखें भयंकर क्रोध से भरी थीं। उसके हाथ में तलवार से तलवार की ची निकली, जिससे उसके आसपास का स्थान थोड़ा विकृत हो गया। चून की ज्वाला का हमला बेकार था, वह उसे अपने श्रेष्ठ साधना स्तर से कुचल देगा। वांग जुओ की तलवार क्यूई बाहर निकली, यहाँ तक कि कठिन अखाड़े के फर्श को भी कुचलते हुए सीधे खुशी के पेट पर वार किया। जब सभी ने ये दृश्य देखा तो वे चिंतित हो गए।
हालांकि खुशी की नरक अग्नि तकनीक वांग जुओ के ज्वाला हमले को दबा सकती थी, लेकिन वह केवल 1 महीने से ही साधना कर रही थी। वांग जुओ की साधना संभवतः उससे काफी आगे थी। जूनियर सिस्टर खुशी, सावधान रहें। कई किसान चिल्ला उठे। खुशी ने स्वाभाविक रूप से सभी की चेतावनी सुन ली। हालांकि वह इस स्थिति से बेपरवाह रही। जब तलवार की क्यू उसके पेट से केवल 1 फुट की दूरी पर थी, तो उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। कुछ ही क्षणों बाद उसके पीछे एक मायावी प्रेत प्रकट हुआ और उसकी भौतिकता की आभा फैल गई। उसके हाथ ने बहुत ही सरलता और आसानी से वांग जुओ की तलवार को रोक दिया। क्या विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जूनियर सिस्टर खुशी वास्तव में भौतिकीकरण क्षेत्र तक पहुंच गई हैं। ये दोहरी मार थी। जयवीर खड़ा हुआ और गुस्से से राहुल को घूरने लगा। एल्डर टोंगटियन की आंखें भी आश्चर्य से भर गईं। कैसी भयानक प्रतिभा। इसकी तुलना में वीर सिंह अपेक्षाकृत शांत था। सुप्रिया के साथ अपने पिछले अनुभव के कारण उसने आज के आश्चर्य के लिए खुद को पहले से ही तैयार कर लिया था। एक बार जब उसकी साधना का स्तर पता चल गया तो मैच का परिणाम पहले से ही तय था। खुशी ने केवल अपना हाथ बढ़ाया और परिणामस्वरूप आध्यात्मिक शक्ति की लहर ने वांग जुओ को अखाड़े से बाहर उड़ा दिया। मैच खत्म हो गया था। मैच समाप्त होने के बाद खुशी सुरुचिपूर्ण ढंग से एक तरफ खड़े होकर जज की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे थे। मधुमेह से मुक्ति का एक सरल उपाय जो बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। इंसुलक्स मधुमेह सहायता। पहले क्षेत्र के पहले मैच में क्लाउड स्काई चोटी के खुशी और हिडन स्वॉर्ड चोटी के वांग जुओ के बीच विजेता खुशी है। ये खत्म हो गया। सब लोग हक्के बक्के रह गए। उनके पास इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देने या समझने का भी समय नहीं था। उनके दिमाग में बस यही बात घूम रही थी कि खुशी भौतिकीकरण के क्षेत्र में पहुंच गई है। 1 माह वह इतने समय से खेती कर रही थी। अविश्वसनीय। हे भगवान, जूनियर सिस्टर खुशी ने ये कैसे किया? क्या क्लाउड स्काई पीक पर स्वर्गीय खजानों की अनंत आपूर्ति है? क्या इसी कारण उसकी साधना इतनी तेजी से आगे बढ़ी? सभी की निगाहें राहुल की ओर मुड़ गईं, जिसका चेहरा अब भी पहले की तरह शांत था। युद्ध समाप्त होने के बाद खुशी अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ राहुल के पास लौट आए। मैंने आपको निराश नहीं किया शिक्षक। राहुल ने सिर हिलाया और उसके मुंह के कोने सिकुड़ गए। उनका अनमोल शिष्य सचमुच अद्भुत था। उसने उनके चेहरों पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि जयवीर के चेहरे पर उसका दंश महसूस किया जा सकता था। बेशक उसे अभी भी एक दिखावा बनाए रखना था। तुम्हें सच में अपनी ताकत पर काबू रखना नहीं आता। तुम्हें चीफ जयवीर के शिष्य पर इतनी जोर से वार नहीं करना चाहिए था, राहुल ने पूरी गंभीरता से कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, जयवीर के कदम लड़खड़ा गए और क्रोध से उसके मुंह से खून निकलने ही वाला था। भीड़ ने भी ये शब्द जोर से और साफ सुने थे। अगर जयवीर का कानून प्रवर्तन अधिकारी के तौर पर ओहदा न होता तो वे अपनी हंसी रोक नहीं पाते। वे शब्द बहुत क्रूर थे। जयवीर इतना क्रोधित था कि उसके हाथ में चाय का कप तुरंत बारीक पाउडर में बदल गया, क्योंकि उसने ठंडी आंखों से राहुल और खुशी को देखा। वे दोनों निश्चित रूप से ये सब जानबूझकर कर रहे थे। वरिष्ठ भाई जयवीर, क्या हुआ? मेरी शिष्या अभी थोड़ी बेहोश थी, इसलिए मैं उसे सबक सिखा रहा था। इतने गुस्से की कोई वजह नहीं है, राहुल ने सीधे चेहरे से कहा। ये शब्द सुनकर जयवीर की अभिव्यक्ति और भी गहरी हो गई। क्रोध से बचने के लिए जयवीर ने पलटकर राहुल की ओर देखने से भी इनकार कर दिया। उसने सोचा था कि जीत पहले से ही उसकी मुट्ठी में है, फिर भी वह उसके हाथ से निकल गई। नहीं, यह उसके हाथों से छीन लिया गया था। ये भावना असहनीय थी। अन्य चोटियों से आए किसान आपस में इस विषय पर चर्चा करते हुए दबी हुई हंसी से लोटपोट हो रहे थे। हा, जैसी मार्शल अंकल ये से उम्मीद थी। तो ये सच है कि शब्द जानलेवा हो सकते हैं। आज से मार्शल अंकल ये मेरे आदर्श हैं। उनकी वाक्पटुता भी बेजोड़ है। मार्शल अंकल गांव के चेहरे को देखो, ऐसा भाव रोज देखने को नहीं मिलता। शायद वह चीफ राहुल का गला घोंटकर मार डालना चाहता है। जैसा कि हुआ, महान निर्जन दिव्य संप्रदाय में उनके चाटुकारों के अलावा न तो जयवीर और न ही गांव को कई साधक पसंद करते थे। महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में जयवीर ने अनगिनत साधकों को अपमानित किया था। इसके अलावा गोपाल अक्सर महिला साधकों के लिए परेशानी का कारण बनता था और छिपी तलवार शिखर के साधक अत्यधिक दबंग थे। इतनी जल्दी खुश मत हो जाओ जूनियर भाई राहुल। 7 चोटियों की प्रतियोगिता अभी शुरू हुई है, जयवीर ने तीखे स्वर में कहा। हालांकि जब उसने देखा कि राहुल उसे अनदेखा कर रहा है तो वह और भी क्रोधित हो गया। असहाय होकर जयवीर अपना गुस्सा निकालने के लिए हिडन स्वॉर्ड पीक के शिष्यों के पास गया। क्या बकवास है। मैंने तुम सबको पहले ही सही तरीके से साधना करने और अपनी साधना के स्तर को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा था, लेकिन तुम सब बाहरी दुनिया के प्रलोभनों के लालची थे। तुमने हिडन स्वॉर्ड पीक को शर्मिंदा कर दिया है। गुरुजी, मुझे सचमुच बहुत खेद है। वांग जुओ अपना सिर नीचे झुकाए शर्म से भरा चेहरा लिए हुए मेरे पास आया। हे, अब सॉरी कहने से क्या फायदा? क्या तुम्हारी माफी से मेरी इज्जत बच जाएगी? हिडन स्वॉर्ड पीक के आसपास के शिष्यों ने यह सुनकर अपना सिर नीचे कर लिया और एक शब्द भी कहने का साहस नहीं किया। जयवीर का गुस्सा हमेशा से ही बहुत बुरा रहा था। इस वक्त वे भालू को छेड़ने वाले नहीं थे। इसी समय एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति वहां आया। शिक्षक, कृपया नाराज न हों। ये तो प्रतियोगिता का पहला दौर है।
मैं व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करूंगा और हिडन स्वॉर्ड पीक की प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करूंगा। क्लाउड स्काई पीक के उन कूड़े के टुकड़ों को पता भी नहीं चलेगा कि उन पर क्या गिरा। ये शब्द सुनकर जयवीर के दिल का गुस्सा काफी हद तक गायब हो गया। बहुत बढ़िया, जैसी कि मेरे प्रिय शिष्य से अपेक्षा थी। बाकी प्रतियोगिता के लिए मैं आप पर निर्भर रहूंगा। मैंने हमेशा आपका बहुत सम्मान किया है, इसलिए मुझे निराश मत करना। ... सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति का नाम युवयुआन था। गुप्त तलवार शिखर के शिष्यों में उसकी शक्ति गोपाल के बाद दूसरे स्थान पर थी। वह वर्तमान में तीसरे स्तर के भौतिकीकरण क्षेत्र का साधक था। चिंता मत करो गुरुजी, सुप्रिया निश्चित रूप से मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, युवयुआन ने आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ कहा। वह केवल 3 महीने से ही साधना कर रही थी, तो वह उसकी शक्ति के स्तर के आसपास कैसे हो सकती थी। युवयुआन को पूरा विश्वास था कि वह जुगे युयु को हरा सकता है। बहुत अच्छा, युवयुआन के चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर जयवीर के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। फिर उसने मुड़कर राहुल की तरफ देखा, जो ज्यादा दूर नहीं था। जयवीर ने अपनी भावनाओं को शांत किया और फिर अपनी सीट पर लौट आया। इस समय एल्डरटोंटियन मुस्कुराते हुए राहुल के साथ बातचीत कर रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि साथी ताओवादी राहुल के शिष्य ने नरकाग्नि तकनीक की साधना की होगी। ये वाकई आश्चर्यजनक है। इसके अलावा वह इतनी कम उम्र में ही भौतिकता के क्षेत्र में पहुंच गई है। अपनी दिव्य अस्थि की सहायता से उसकी भविष्य की उपलब्धियां असीम हैं। यह ऐसी बात थी जिस पर एल्डरटोंटियन पूरे दिल से विश्वास करते थे। इससे पहले एल्डरटोंटियन ने हमेशा सोचा था कि मनीष तिवारी पूर्वी महाद्वीप में सबसे मजबूत और सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हालांकि एक शिष्य जो केवल 1 महीने से साधना कर रहा था, उसने प्रतिभा का ऐसा स्तर प्रदर्शित किया जो मनीष तिवारी के बराबर था। हालांकि मैं सचमुच उत्सुक हूं, वह इतने कम समय में भौतिकीकरण के क्षेत्र तक कैसे पहुंच गई। एल्डरटोंटियन ने अपनी शंकाएं व्यक्त की। उनकी शंकाएं प्रतियोगिता देख रहे सभी लोगों की शंकाओं से मेल खाती थीं। वास्तव में यह इतना मुश्किल नहीं है। उसे बस एक प्राचीन जानवर के स्वर्गीय वंशज की एक कीमती हड्डी को परिष्कृत करने की जरूरत थी। राहुल मुस्कुराया और हल्के से कहा, क्या आप कह रहे हैं कि आपके शिष्य ने एक प्राचीन पशु के स्वर्गीय वंशज की कीमती हड्डी को परिष्कृत किया? प्रश्नवाचक चिन्ह। इन शब्दों ने एल्डरटोंटियन और वीर सिंह को भी चौंका दिया। विशेष रूप से वीर सिंह ने सोचा था कि राहुल का रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र में तेजी से उत्थान वानर जानवर की कीमती हड्डी से संबंधित था। हालांकि वही कीमती हड्डी उसके शिष्य को दे दी गई थी। क्या यह उनकी ओर से बहुत अधिक उदारता नहीं थी? जयवीर भी हक्का बक्का रह गया। उसके मन में संदेह भर गया। क्या इस आदमी का दिमाग किसी गधे ने कुचल दिया था? इसने वो कीमती हड्डी एक शिष्य को देने का फैसला क्यों किया? हे भगवान, क्या चीफ राहुल कुछ ज्यादा ही निस्वार्थ नहीं है? मैं भी ऐसा ही एक अच्छा शिक्षक चाहता हूँ। मेरे मन में एक बहुत गंभीर सवाल है। क्या अब किसी और को अपना गुरु मानने में बहुत देर हो चुकी है? यद्यपि उनके शब्द मजाक में थे, फिर भी भीड़ में ईर्ष्या की भावना वास्तविक थी। ऐसे निस्वार्थ गुरु के साथ क्या उन्हें अभी भी इस बात की चिंता करनी होगी कि उनकी साधना पर्याप्त तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है? उनके पास मनीष तिवारी की आंखें लाल हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्गीय पर्वतीय दिव्य संप्रदाय को छोड़ने के लिए लालायित हो रहा हो। एल्डरटोंटियन इस दृश्य को देखकर चौंक गए और उन्होंने तुरंत विषय बदल दिया। वह नहीं चाहते थे कि उनके प्रिय शिष्य को कोई अजीब विचार आए। हा, साथी ताओवादी राहुल सचमुच एक असाधारण व्यक्ति हैं। मैं सचमुच आपकी प्रशंसा करता हूँ। जब भीड़ में गर्मागर्म बहस चल रही थी, प्रतियोगिता के निर्णायक खड़े हो गए। मौन। दूसरा मैच शुरू होने वाला है। दोनों टीमें कृपया मैदान में आएं। जब जयवीर ने यह सुना तो उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव आया। उसने मुड़कर युवयुआन की तरफ देखा। जाओ, मेरी उम्मीदों को निराश मत करो। हमें इस तमाशे को जल्द से जल्द खत्म करना होगा और सबको हिडन स्वॉर्ड पीक की ताकत दिखानी होगी। चिंता मत करो गुरुजी, मैं अपने मिशन में असफल नहीं होऊंगा। युवयुआन आत्मविश्वास से मुस्कुराया और फिर अखाड़े की ओर चल दिया। दूसरी ओर राहुल ने सुप्रिया से धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, छोटी बच्ची, बस खेलो, मजे करो। जुगे युयु ने सिर हिलाया। फिर वह भी मैदान में चली गई। एक तेज रोशनी के साथ सुप्रिया के हाथ में बादल आकाश की तलवार प्रकट हुई। वह शांत भाव से अखाड़े के बीचों बीच खड़ी हो गई और एक अदृश्य ठंडी आभा फैल गई जिससे आसपास खड़े दर्शक कांप उठे। क्या तुम दोनों तैयार हो? जज ने पूछा। हाँ, दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। चूंकि ऐसा ही है तो मैच शुरू हो जाए। तुरंत ही युवयुआन की नजरें सुप्रिया से मिली और वह मुस्कुराकर झुक गया। मैं हिडन स्वॉर्ड पीक की युवयुआन हूँ, कृपया मुझे बताएं। छोटी जूनियर बहन। मैं क्लाउड स्काई पीक की सुप्रिया हूँ, कृपया मुझे बताएं। वरिष्ठ भाई। सुप्रिया ने अपनी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव किए बिना उदासीनता से कहा। तभी युवयुआन के हाथ में एक तलवार दिखाई दी। इस तलवार को फ्लड ड्रैगन तलवार कहते हैं। ये 1000 साल पुराने ठंडे लोहे से बनी है और इसमें पहाड़ों को चकनाचूर करने की शक्ति है। छोटी बहन, तुम्हें सावधान रहना होगा। सुप्रिया ने भौहें चढ़ाईं। यह आदमी बहुत ज्यादा बोलता है। बकवास बंद करो, चलो लड़ाई शुरू करते हैं। जब युवयुआन ने यह सुना तो वह भौचक्का रह गया और उसकी आंखों की गहराई में एक ठंडी रोशनी चमक उठी।
वह अपनी शान दिखाना चाहता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सुप्रिया इतना अशिष्ट होगा। छोटी बहन बहुत परेशान है। चूंकि ऐसा है तो मैं आपकी बात मानूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक तृतीय स्तरीय भौतिकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ की भयावह आभा अचानक प्रस्फुटित हुई। यहाँ तक कि अखाड़ा भी थोड़ा कांप उठा। युवयुआन ने धीरे से अपने हाथ में फ्लड ड्रैगन तलवार उठाई। हा, राहुल, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा शिष्य सक्षम है? जयवीर ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान प्रकट की। राहुल बस मुस्कुराया। हम वाकई बुरा नहीं है। इतनी कम उम्र में भौतिकीकरण क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंचने के लिए वह जरूर एक ऐसा शिष्य होगा जिसे वरिष्ठ भाई ने ध्यान से पाला होगा, है ना? छोटे भाई की आंखें सचमुच तेज हैं। जयवीर का चेहरा गर्व से भर गया। इसी समय एक तीव्र युद्ध छिड़ गया। युवयुआन के शरीर में उमड़ती आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकल आई और तलवार की तेज धार, जो कीचड़ जैसे लोहे को भी काट सकती थी, ने तेज तलवार की हुई उत्सर्जित की, जो सुप्रिया की ओर चमक उठी। ये देखकर सुप्रिया के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले। अपने पैरों की हल्की सी हरकत से ही उसने युवयुआन के हमले को आसानी से चकमा दे दिया। युवयुआन की तलवार का वार चूक गया और उसका चेहरा तुरंत राख सा हो गया। सुप्रिया ने तो अपनी तलवार भी नहीं निकाली थी। बहुत बढ़िया, तुमने मेरा गुस्सा भड़काने में कामयाबी हासिल कर ली है। युवयुआन धीरे धीरे घूमा और उसकी आध्यात्मिक शक्ति बार ड्रैगन तलवार में बदल गई। तभी जैसे ही वह चमकने लगा, एक विशाल बार ड्रैगन का भ्रमपूर्ण प्रेत प्रकट हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि युवयुआन को तलवार दाव में इतनी उच्च उपलब्धियां मिलेंगी। ऐसा लगता है कि क्लाउड स्काई पीक होने जा रहा है। ये देखकर सभी के चेहरे पर भाव बदल गए, यहाँ तक कि प्रमुख भी इससे चौंक गए। हिडन स्वॉर्ड पीक वाकई ग्रेट वाइल्डनेस डिवाइन संप्रदाय में नंबर 1 पीक होने के अपने खिताब के लायक था। इसके कई शिष्य और विशेषज्ञ थे। ऐसा लग रहा था कि बाकी पीक के लिए 7 पीक्स प्रतियोगिता में अच्छी रैंकिंग पाना आसान नहीं होगा। एल्डर टोंगटियन मुस्कुराए और बोले, ताओवादी गाओ, आपके शिष्य ने तलवार दाव में वाकई बड़ी तरक्की की है। लगता है उसे आपकी सच्ची विरासत मिल गई है। हा, जयवीर का चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। दाओवादी तोंगटियन को शायद पता न हो, लेकिन युवयुआन मेरा दूसरा शिष्य है। उसकी प्रतिभा का स्तर बेहद उत्कृष्ट है, खासकर जब बात तलवार दाव की हो। इसके अलावा इस बालक ने इतनी कम उम्र में भौतिकीकरण क्षेत्र के तीसरे स्तर को भी पार कर लिया है। हालांकि उसकी तुलना साथ ही ताओवादी तोंगटियन के शिष्य से नहीं की जा सकती, फिर भी वह मनुष्यों में एक ड्रैगन है जिसने इतनी कम उम्र में इतनी शक्ति प्राप्त कर ली है। हा, एल्डर टोंगटियन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराए। उन्हें स्वाभाविक रूप से पता था कि जयवीर इस समय गर्व से भर गया था। उसने संक्षिप्त रूप से राहुल की ओर देखा और पाया कि उसके चेहरे पर शांति थी और उसमें जरा भी चिंता नहीं थी। इससे वह हैरान हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि क्लाउड स्काई पीक का जुगे युवयुआन से भी अधिक शक्तिशाली था? ये सोचते हुए एल्डर टोंगटियन ने अपना ध्यान सुप्रिया की ओर लगाया। वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि यह लड़की इस हमले से कैसे निपटेगी। ठीक इसी समय युवयुआन के चेहरे पर एक भयावह भाव उभर आया। फिर वह गुस्से से दहाड़ा, बार ड्रैगन दिव्य वार। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तलवार से उत्सर्जित चमकदार तलवार क्यू बार ड्रैगन प्रेत में बढ़ गई और यह अद्वितीय गति के साथ सुप्रिया की ओर बढ़ी। सुप्रिया ने बस अपना हाथ उठाया। अभी तक उसने बादल आकाश तलवार भी नहीं निकाली थी। जूनियर सिस्टर जूगे क्या करने की कोशिश कर रही हैं? वह इतने भयानक हमले के खिलाफ अपने हथियार का इस्तेमाल भी नहीं कर रही हैं। युवयुआन तीसरे स्तर की भौतिकीकरण क्षेत्र की विशेषज्ञ हैं। क्या जूनियर सिस्टर जुगे कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी और लापरवाह नहीं हो गई हैं? इस समय जैसे ही सुप्रिया ने धीरे से अपना दाहिना हाथ नीचे किया, शक्तिशाली तलवार की एक लहर अचानक फूट पड़ी, जिसने युवयुआन की तलवार क्यूई को पूरी ताकत से दबा दिया। क्या? ये देखकर सभी के चेहरे पर भाव पूरी तरह बदल गए। यद्यपि सुप्रिया ने किसी कलाकृति का उपयोग नहीं किया था, फिर भी आकाश में उठी भयानक तलवार की नीयत युवयुआन के हमले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। हर कोई स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि तलवार दाव में उसकी उपलब्धियों के साथ उसके 10 भी उसके मुकाबले नहीं होंगे। यह अविश्वसनीय है। तभी सुप्रिया ने अपनी तलवार क्यू से उसके शरीर पर वार किया। हमले को रोकने की पूरी कोशिश करने के बावजूद उसकी कुछ पसलियां टूट गईं और वह अखाड़े के कोने में जा गिरा। उसके सफ़ेद कपड़े पहले से ही खून से सने हुए थे। युवयुआन बड़ी मुश्किल से वापस उठ पाया, उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। तलवार का इरादा! जयवीर अनायास ही चिल्लाया, उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। ये युवयुआन का जबरदस्त हमला था। इससे न सिर्फ सुप्रिया को कोई गंभीर चोट नहीं लगी, बल्कि उसे क्लाउड स्काई स्वॉर्ड इस्तेमाल करने पर भी मजबूर नहीं होना पड़ा। यहाँ तक कि मनीष तिवारी की अभिव्यक्ति भी बदल गई जब उसने ये देखा। परी झूगे की तलवार की ताकत वाकई भयानक है। तलवार की क्यू हड्डियों को चीर देने वाली ठंडी है और आत्मा पर भी हमला कर सकती है। उसका सहज हमला बिखर गया और उसकी प्रतिद्वंद्वी के पूरे जोरदार हमले पर भारी पड़ गया। मुझे यकीन नहीं है कि मैं इतनी आसानी से ऐसा कर पाऊंगी। इस समय मनीष तिवारी को अपनी ताकत पर संदेह होने लगा। इस समय अखाड़े में सुप्रिया ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसके मुंह के कोने एक चाप में मुड़ गए। तुम बहुत कमजोर हो। तुम अभ्यास सामग्री के लायक भी नहीं हो। बस अपनी हार स्वीकार कर